फिर अटल जी कवि हैं, उन्होंने कविताएं लिखी थी इस पे कि क्या इंसानियत के दायरे में रहते हुए कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत को एक साथ पनपने देंगे। एंड देयर परपेचुअल रिपोर्ट्स की वहाँ पे ना बेसिक ह्यूमन राइट्स वहाँ पे फॉलो होते हैं, वहाँ पे ना उनको खाना पीना मिलता है, वहाँ पे ना उनकी इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर की जा सकती है। वो पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे, वो पीओके में कहाँ से कर पाएंगे? वो वहाँ पे ह्यूमन राइट का प्रॉपर डेवलपमेंट इज एक्सट्रीमली पुअर ओवर देयर, कुछ भी नहीं उनके पास। देखिए इसमें हुआ क्या पूरी कहानी। दिस इज वन ऑफ द वेरी इनिशियल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड, और दिस इज द एक्सेप्शनल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट that was signed in 1960 and it is still working, still respected by both the countries till date. वैसे ये भी मीडिएशन से होता है पीसीए। मीडिएशन मतलब एक तो होता है नॉर्मल कोर्ट वाली प्रोसीजर, कानून में ये लिखा है, कानून ने ये बोला, तुमको ये मानना पड़ेगा। और मीडिएशन होता है कानून वानून जब भाड़ में, ये हम एक प्रिंसिपल, ये लॉ, ये क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इन सब चीज़ों से नेचुरली हम देखेंगे क्या प्रैक्टिकल हो सकता है, क्या प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। एक एमएफएन का मतलब होता है, तुमने कल की क्लास नहीं सुनी थी, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब कि अगर आपका कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो किसी दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट, आपको कस्टम ड्यूटी आप रेस कर सकते हो, दैट्स माय राइट। अगर मेरे देश में चाइनीज प्रोडक्ट आ रहा है, मैं कस्टम ड्यूटी रेस कर सकता हूँ। कस्टम ड्यूटी अगर एक बार आपने रेस कर दी कि आपका 10 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने 10% कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो देश में वो 11 रुपये का बिकेगा। 11 रुपये टैक्स, उसका जो प्राइस टैग लगेगा, उसके बाद आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट में और चाइनीज प्रोडक्ट में। ऐसे नहीं चलता है कोई बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के। तो टेररिज्म एक अलग चीज़ है, वो तो जब इंटरनेशनल बॉडीज हम करेंगे तो कर लेंगे। उसके अलावा हमने बोला है कि वी कैन यूज FATF, यूनाइटेड नेशंस, देन SCO एंड द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, जिनसे हम, सही है, जिनसे वी कैन पुश कि पाकिस्तान जो है इट इज़ यूजिंग इट्स सॉइल फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ये हमने बोला है। बाकी टेररिज्म व्हेन वी डू दिस इंटरनेशनल बॉडीज, तो हम उसमें हम कर लेंगे। बाकी समस्याएं हम डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। ये मैप बना लीजिए अगर आपको उसमें कभी कंफ्यूजन हो कौन से करें। देखिए ये एक डिफरेंट चीज है। इस वाले का क्या नाम है? ये आज़ाद कश्मीर है। This is even outside territory. This is even outside the territorial jurisdiction of Pakistan. ये उतना अलग है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं करता। Then this is what we have POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इतना वाला पार्ट है। इसी में गिलगिट बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग है, हाँ। और ये कौन सा मुजफ्फराबाद, ये सब जो है ये इसके अंदर आता है। एंड यहाँ पे ये जो है दिस इज साक्षगाम वैली। ये जो है भेंट में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। साक्षगाम वैली इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग POK, वो चाइना को दे रखा है। नाउ दिस इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। ये एक्साइज चिन्ह है, दिस इज अंडर चाइनीज कंट्रोल। वी लॉस्ट दिस थिंग इन 1962। एंड उसके अलावा क्या है जानने का, जस्ट यहाँ पे इसको LAC बोलते हैं। LAC इज दिस वन, द बॉर्डर बिटवीन लद्दाख एंड अक्साई चिन, और LOC इज द बॉर्डर बिटवीन दिस थिंग जम्मू कश्मीर पार्ट एंड दिस थिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ पे जस्ट एकदम द ऊपर वाले नॉर्थ वेस्ट साइड में LOC में वी हैव NJ 9842 9642 है शायद, 9842, जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ये जो व्हाइट वाला है दिस इज अंडर इंडियन ऑक्यूपेंसी, बाकी सब चला गया। और हमने बोला था ये वाली जो चीज है दिस इज वकान कॉरिडोर। 80-100 किलोमीटर के करीब है ये। बिकॉज ऑफ दिस वकान कॉरिडोर देयर इज नॉट अ डायरेक्ट बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। बीच में अफगानिस्तान आ गया। अब तो कह रहे हो POK में बैठे हैं, तब तो है ही उनका बॉर्डर। अफगानिस्तान का है वकान कॉरिडोर।
ये है पूरा मैप। इसमें बगल वाली क्लास में ज्योग्राफी चली रही है। ये वाला जो है नीचे वाला जो रेंज है, इसका क्या नाम है? 3 पहाड़ी रेंज निकलते हैं इसमें से। घिसपिट हो जाएगी इसी में बनाया तो। ये बना लिया नहीं वाला आपने? सद्भावना शिखर। इस बॉर्डर को बोलते हैं LOC, इस बॉर्डर को बोलते हैं LAC। और जो IB इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बस इतना सा हमारा। दिस इज द ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर दैट वी हैव। तो गए घूमने कश्मीर वश्मीर? पहले तो गोलियां चलती थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाना पड़ता था। नहीं अब सेफ है। टूरिस्ट हमला कर देते हैं अभी भी। अब तो बहुत बहुत रेयर इंसिडेंसेस हैं। पहले होता था, अगर बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना क्या घूमोगे वहाँ। आई बीन टू कश्मीर, बहुत मस्त जगह है। अब नहीं होता कुछ, अब तो फौज भी कमी दिखती है वहाँ। ऑपरेशंस बहुत हो रहे हैं ना सर आरआर की तरफ से। वो तो चलते ही रहते हैं। उसी की वजह से कंट्रोल में आया। अरे पूरा बंद है ना दरवाजा? नर्मदा बह रही है यार यहाँ भी। हो गया? आप देखो पहाड़ कौन कौन से, आप ही बता दो। ज्योग्राफी तो हो गया आप लोगों का? तीनों का नहीं हुआ? सिर्फ एक का हुआ सर, वो आता है ना रवि। रवि तो ऑनलाइन है आज। किससे बनाए फिर? ये मिटाई देता हूँ। देखो जो सबसे नीचे है यहाँ पे देर इज पीर पंजाल। पता होगा ना, ग्रेट हिमालयस होता है, फिर मिडिल हिमालयस होता है, फिर आउटर हिमालयस होता है। और ग्रेट हिमालय से ऊपर भी है दिस ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय से भी पहले बने हुए हैं वो। तो जो आउटर हिमालयस है, शिवालिक जिसको बोलते हैं, वो हिमाचल से स्टार्ट होता है। आउटर हिमालयस जम्मू कश्मीर को टच नहीं करता। तो ये वाली रेंज है पीर पंजाल। ये जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करती है। इसके नीचे जम्मू है, उसके ऊपर कश्मीर है। जम्मू में पहाड़ हैं, लोगों को लगता है जम्मू पूरा प्लेन है। उधमपुर में पूरे पहाड़ हैं, बट उसमें इतनी बर्फ़ है, इतना ऐसे हिल स्टेशन नहीं मिलेंगे। तो सबसे नीचे वाला पीर पंजाल है, दैट सेपरेट। नीचे वाला पार्ट जम्मू है, ऊपर कश्मीर है। और कश्मीर के ऊपर से यहाँ से निकलता है ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस की वादियों में ही कश्मीर है। कश्मीर घाटी बोलते हैं ना। घाटी मतलब जैसे 2 पहाड़ हैं, पहाड़ की वैलीज में दिस सिटीज आर सिचुएटेड। और इसके ऊपर ये वाला फिर कश्मीर के ग्रेट हिमालयस के उस साइड भी है लद्दाख। यहाँ पे जम्मू है, बीच में ये पूरा कश्मीर वाला एरिया है। कारगिल के बीच से होता हुआ जाता है ग्रेट हिमालयस। और इसके उस साइड भी है लद्दाख। लद्दाख में वी हैव ट्रांस हिमालयस। यहाँ पे है ट्रांस हिमालयस। And now the game become extremely important because Great और Trans Himalayas की heights are extremely high। तो उसमें there are specific areas जहाँ से आप इसको पार कर सकते हो। हिमालय के बीच से आप ना सड़कें बना सकते हो ना मूव कर सकते हो। स्पेसिफिक वैलीज में गैप होगा, उसको पासिस बोलते हैं। उसी में से आपकी कनेक्टिविटी होती है। अब आर्मीज का सबका ये होता है कि पासिस आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर से कोई मारने आएगा पीओके से, तो आएगा तो पास से। इफ यू आर हैविंग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अबव द पासिस, आप पास के ऊपर बैठे हो कहीं टॉप एरियाज में, बस फिर आप वहाँ पे डोमिनेट करोगे। सामने वाला फिर पास क्रॉस ही नहीं कर सकता। आप बम्बार्ड करके उसको पूरा एरिया कैप्चर कर सकते हो। तो जम्मू कश्मीर में फिर पूरा गेम ही फिर वही है कि आप पासिस को कितने अच्छे तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। इन ट्रांस हिमालयाज में यहाँ पे आता है, वो आपने सुना होगा, काराकोरम एंड जंस्कार। ये दोनों रेंजेस हैं ट्रांस हिमालयाज की। ये लद्दाख में है। जंस्कार नदी आपने सुनी होगी, इट्स अ वेरी वेरी फेमस रिवर। नहीं सुनी? कोई घूम लद्दाख भी नहीं गया आप लोग? कोई बात नहीं, आईएएस बनिए फिर घूमिए पूरा देश। मैं तो शो ऑफ करूंगा जंस्कार पे। दिस थिंग वेरी वेरी फेमस ट्रैक इज देयर। 5-6 दिन का होता है, आपको भी जाइएगा। पहले टांगे मजबूत करना फिर जाना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक पूरा उसमें।
तो वो ये इस पे है, ट्रांस हिमालयस पे है। और ट्रांस हिमालयस पे वी हैव दिस मानसरोवर और ये सारी यात्रा वात्रा सब इसी पे है, बट वो उधर है, तिब्बत में पड़ता है, जो मानसरोवर लेक और कैलाश यात्रा होती है। और यहाँ पे ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, कहाँ बनाया था हमने, ये सियाचिन ग्लेशियर इज ऑल्सो ऑन दिस काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालयस पे ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। ये पूरा लद्दाख वाला पार्ट है, ये जम्मू है, ये कश्मीर है, ये लद्दाख है। लद्दाख में ले भी वही, मतलब लद्दाख ले 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों सेम ही है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो यू विल स्टडी स्पेसिफिक पासेज हैं, जहाँ से हम, जो आपने सुने होंगे, जोरजिला पास, बनिहाल पास, ये सब। यहाँ जम्मू से आप कश्मीर जाओगे, कश्मीर से लद्दाख जाओगे, फिर लद्दाख से आप नीचे आओगे, नीचे दे एरियाज हिमाचल प्रदेश, काराकोरम रेंज। और काराकोरम कौन सा है वो, खारदुंगला पास, खारदुंगला पास से यू कम फ्रॉम ये लद्दाख टू हिमाचल प्रदेश। काराकोरम इज वेरी फेमस बिकॉज इंडियन आर्मी इज हेवीली डिप्लॉयड इन काराकोरम। पूरे काराकोरम में इंडियन आर्मी डिप्लॉयड हो रखी है। बस बाकी तो फिर ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे इससे ज़्यादा तो क्या डिस्कस करें। रीजन हमने बोले, दिस इज जम्मू, ये वाला कश्मीर है, एंड दिस इज लद्दाख। वैसे तो पूरा ही लद्दाख था, बट वो वाला चला गया। वो लेक का डिस्प्यूट भी चल रहा है। लेट यहाँ पर है, पेंगोंग त्सो लेक इज ओवर हियर। उसका क्या मतलब, फिंगर्स का क्या चलता रहता है? फिंगर्स का मतलब होता है, आप इसको एक रिजिस की तरफ अंडरस्टैंड समझ सकते हो। मतलब लेक पे किसी तरह का ऐसे वो लेक है, तो उस पे ऐसे वर्टिकल रिजिस हैं। रिजिस मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ऐसे वर्टिकल रिजिस बनी और उनके ट्रांसफॉर्म पे फॉल्ट्स आए और उन फॉल्ट पे लेक बन गया। ज्योग्राफी में आप पे पढ़ोगे तो रिजिस उसके परपेंडिकुलर बनी ट्रांसफॉर्म के, और रिजिस ऐसे दिखती हैं वो, तो ऐसे 11 या 12 हैं शायद, उनको फिर वो फिंगर्स बोलते हैं। क्या है वो? मतलब चाइना को सारा ऑक्यूपाई करना, उसको तो पूरा लद्दाख ही लेना है। तो धीरे धीरे बोलते हैं 5वां फिंगर भी हमारा है, 6ठा फिंगर भी हमारा है। जो डीमिलिटराइज जोन था वहाँ भी घुस रहे हैं, फिर वो 6ठे फिंगर्स, फिर अब खुद ही वापस भी आ रहे हैं। वो काफ़ी सरप्राइजिंग देश है वो। रातों रात उन्होंने सारा एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने पुराने स्टेटस को भी एक्सेप्ट कर लिया, वो अब रिट्रीव भी कर रहे हैं खुद ही। चाइना का कुछ ये 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी, मतलब ये क्या था? करेंगे जब चाइना करेंगे। एंड उसके बाद हाँ, फिर हम कश्मीर डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा मैपिंग है। कश्मीर की कहानी तो सुन ली, वो सब था। नाउ पाकिस्तान इज सेइंग कि अभी तक पाकिस्तान बोलता था कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया, कश्मीर के पीपल को वो अपने सिटीजन बोलता था। एंड ही वाज सेइंग कि इसको हम वही, अब तो यूएन में, तो यूएन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बट रातों रात क्या हुआ कि गिलगिट बल्तिस्तान से वी आर हैविंग दिस सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब टू इंश्योर चाइना, टू मेक चाइना कॉन्फिडेंट कि ये जो इसमें किसी तरह का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, और गिलगिट बल्तिस्तान में पाकिस्तान हैव इट्स कंप्लीट कंट्रोल, पाकिस्तान कंट्रोल है वहाँ पे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलती है। बट टू मेक श्योर टू हैव एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए चाइना को, उसने रातों रात क्लेम किया कि दिस गिलगिट बल्तिस्तान, ये जो हरा वाला पूरा पार्ट है, दिस इज 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। 2017 में उसने बोला। देन उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसने बोला द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैव एक्सटेंडेड इट्स ज्यूरिडिक्शन इनटू दिस थिंग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आल्सो। तो उसने 2 स्टेप्स लिए थे कि टू मेक, बस ऐसी हवा में कागज में लिख के दे दिया, हुआ तो कुछ नहीं उससे, बट उसमें वो करने के लिए टू मेक चाइना एक हैव टू गिव देम एन एश्योरेंस कि आप यहाँ से सीपैक पास करिए, कुछ होगा नहीं। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि सिटीजन्स ऑफ पीओके इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो उससे फिर हमको काफ़ी दिक्कत हुई, हमने हर जगह इसको रेज किया, प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। एंड हम तो स्टार्टिंग से बोलते हैं दिस इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दिस इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, वी हैव लीगल सैंक्शंस आल्सो। हमारे पास ये एक्सेशन के वो सर्टिफिकेट्स भी हैं कि जब वो हरी सिंह जा रहा था तो ही हैव साइन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि द कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। हमने हमेशा से बोला है दिस कंप्लीट थिंग इज पार्ट ऑफ इंडिया दैट हैज बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, एंड वी हैव ऑलवेज कंसीडर्ड पीपल लिविंग इन पीओके आर द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हम दोनों का स्टैंड है। एंड इस पे अब नाउ द थिंग इज कि ये यूनाइटेड नेशन में हैज बीन रेज्ड, और यहाँ पे उनकी सेपरेट कमेटी है, एवरी ईयर दे लुक इनटू द कश्मीर इशू। तो अब इसको ऐसे बायोलेटरली या यूनिलैटरली सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। सोल्यूशन तो इसका इट्स अ डिफरेंट थिंग। सोल्यूशन कोई मांगेगा भी नहीं आपसे, देश नहीं सॉल्व कर पा रहा तो हम क्या करेंगे, हमसे कोई सोल्यूशन नहीं मांगेगा इन चीज़ों का।
बस इसमें इतना ही है, इसका कोई सोल्यूशन तो कोई करेगा तो करेगा। आप आज भी चश्मा नहीं लाए? सो राइट डाउन कश्मीर पे ये जो पार्ट है आपको मैप में गलत दिख रहा है, इंडिया हैज़ 40%, पाकिस्तान हैज़ 40%, चाइना हैज़ 20%। ऐसा लग रहा है इंडिया के पास सारा है पूरा, ये कश्मीर का ओनली 40% इंडिया इज हैविंग राइट नाउ। 40% पाकिस्तान के पास है और 20% चाइना के पास है। ये भी चाइना के पास है, शाक्शकाम वैली, स्काई चीन एंड शाक्शकाम वैली। राइट, सो फर्स्ट इसमें राइट डाउन कश्मीर का इशू। वी आर डिस्कसिंग द इरिटेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द सबसे बड़ा इज टेरिटोरियल डिस्प्यूट आर। तो इसमें फर्स्ट इज सोल्यूशंस में प्लेबिसाइड और रेफरेंडम। प्लेबिसाइड और रेफरेंडम। वी वर डिस्कसिंग इरिटेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। प्लेबिसाइड और रेफरेंडम इज बीन आस्क्ड बाय पाकिस्तान। But we never support any kind of plebiscite. But we never support any kind of plebiscite. Because obviously वहाँ पे उन्होंने जो है लीगली जितनी भी अपने वो ट्राइबल तो कोई नहीं थे, उनके आर्मी के पीपल थे, उन्होंने सारे वहाँ पे सेटल करा दिए हैं। तो वो कंप्लीट उसका डेमोग्राफी चेंज करके बैठे हैं। एंड उसके बाद हमने मतलब क्या ही बार बार बोले, उसमें वो फोर्सफुल रेप करते थे, उन्होंने पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी। वहाँ पे मल्टीपल पीपल ओवर देयर जो डिसेंट है ही नहीं, वहाँ के लोकल डिसेंट से नहीं है, वो पहाड़ी कश्मीर नहीं है वहाँ पे। वो अब वहाँ से कोई खाईपुर से ले आया, कहीं पंजाब से ले आया, वो कहीं सिंध से ले आया वो सेटल करने के लिए। अब फिर प्लेबिसाइड का कोई सेंस नहीं है। सो इंडिया हैव नेवर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ प्लेबिसाइड बिकॉज POK हैज़ बीन अंडर प्रोलॉन्ग ऑक्यूपेंसी ऑफ पाकिस्तान। Because POK has been under prolonged occupancy of Pakistan. Prolonged occupancy of Pakistan, and its demography have been changed over the period of time. And its demography have been changed over a period of time. The second point is में Pakistan suggests third party mediation in this issue. Pakistan suggests third party mediation in the issue. इसके भी हम साफ खिलाफ हैं because we have signed the Shimla agreement. Shimla agreement में हमने बोला if any bilateral dispute is there that will be solved amicably without any third party interference. हम दोनों ने साइन किया वो, तो थर्ड पार्टी तो मानेंगे नहीं कभी। India is against this because it's against the spirit of Shimla agreement. Because it's against the spirit of Shimla agreement. Because it's against the spirit of Shimla agreement. The next point, Manmohan Musharraf formula. मनमोहन मुशर्रफ फार्मूला, ये 2006 में आया था। तो उसमें कुछ तब भी थोड़ा ज़्यादा आइडियलिज्म था। तो व्हाट वी हैव एक्सेप्टेड, तो क्या व्हाट वी हैव प्रपोज्ड कि वी कैन हैव डीमिलिटराइजेशन द कंप्लीट एरिया, सारी मिलिट्री हटा देंगे, एंड दिस LOC विल बी अ सॉफ्ट बॉर्डर एंड द कंप्लीट POK विल बी को एडमिनिस्टर्ड बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा कुछ प्रपोज किया था, बट उसके बाद 2008 में अटैक्स हुए, फिर ये हुए, फिर वो हुए, फिर वो नथिंग डूइंग, सब हमारे।
सो इसमें राइट डाउन डीमिलिटराइजेशन ऑफ पीओके, demilitarization of POK, making LOC a soft border, make LOC a soft border, and joint administration of the region by both the countries. And joint administration of the region by both the countries. फिर वही वाली बात हो जाती है कि इफ़ ये इतना एक पर्टिनेंट सा इशू है कश्मीर, अगर ये किसी तरह से रिजॉल्व हो गया, इसमें कुछ भी हो गया, उनका डीप स्टेट कभी खुश नहीं होगा, डीप स्टेट उनका आईएसआई उनका आर्मी कभी खुश नहीं होगा। कैसे मतलब उसके लिए मान गया, माना था। फिर इतना ज़्यादा उनका प्रेशर वेशर आया, फिर उन्होंने 26/11 ही कर दिया। फिर वही वाला सेम चीज़ होती है कि अगर हम टॉक्स करें, किसी तरह का पीस करें, तो उसके बाद फिर उनका हाँ से फिर ये टेररिस्ट अटैक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी चाहते नहीं इस तरह की चीज़ों। तो तब से फिर हम श्योर हो गए कि इनमें टॉक वॉक करके या फिर किसी तरह से वो नहीं हो सकता, इनकी आर्मी कुछ और ही चाह रही है। सो इस एक लाइन में लिख देते हैं, बट फॉलोइंग मुंबई अटैक्स 2008 वी रिफ्यूज्ड वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस। Mumbai attacks of 2008, we refused working on this process. फिर अटल जी कवि हैं, उन्होंने कविताएं लिखी थी इस पे कि क्या इंसानियत के दायरे में रहते हुए कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत को एक साथ पनपने देंगे। अरे जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी, एक पीपल लेड मूवमेंट होगा, वहाँ का लोकल लोग जो बोलेंगे उस हिसाब से होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। एक तरीके से मतलब लोकल कंसेंसस लेते हुए करेंगे कुछ ऐसा, लोकल मतलब पीओके का कंसेंसस। सो एक लाइन में लिख लेते हैं इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी कोट सेड दैट कश्मीर इशू कैन बी रिजॉल्व बाय इंसानियत के दायरे में। ओके, देन उसके बाद इसी में राइट डाउन सीपेक पासिस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC passes through Pakistan occupied Kashmir, and in order to ensure security of the region, in 2018, in order to ensure security of the region in 2018, Supreme Court of Pakistan
Supreme Court of Pakistan have brought Gilgit-Baltistan within its jurisdiction. Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan within its jurisdiction. Then second point, in 2018, Pakistan passed an executive order. Pakistan passed an executive order to federally integrate Gilgit-Baltistan as the fifth province of Pakistan. To federally integrate, Pakistan passed an executive order to federally integrate Gilgit-Baltistan as fifth province of their country. As fifth province of their country. And we have, हाँ आगे बैठ जाओ तुम. And we have very strongly opposed to this thing. Very strongly in every possible platform, every possible group, we have very strongly opposed this thing. कि unilaterally अब तुम ऐसे नहीं कर सकते कि गिलगिट बल्तिस्तान को तुमने अपने प्रोविंस में डिस्कस कर दिया. एंड उसके बाद इंडिया पोजीशन लिख लेते हैं एक लाइन में. इंडिया हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, India has always maintained Gilgit-Baltistan and complete POK. India has always maintained the Gilgit-Baltistan and complete POK is an integral and a constitutional part of country. Integral and constitutional part of the country, and its residents are Indian citizens. And its residents are Indian citizens. And there are perpetual reports कि वहाँ पे ना बेसिक ह्यूमन राइट्स वहाँ पे फॉलो होते हैं, वहाँ पे ना उनको खाना पीना मिलता है, वहाँ पे ना उनकी इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर की जा सकती है. वो पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे, वो पीओके में कहाँ से कर पाएंगे. वो वहाँ पे ह्यूमन राइट का जो ह्यूमन राइट का प्रॉपर डेवलपमेंट इज एक्सट्रीमली पुअर ओवर देयर. कुछ भी नहीं उनके पास. पीओके ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान चलाता है उसको. तो उसके लिए तो हमें फौज भेजनी पड़ेगी ना. हमने भी तो एक्टिव बनाया, एक्ट बनाने से हट थोड़ी जाएगा पाकिस्तान. कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो सर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो. वो है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. अब हम अपना आदमी थोड़ी वहाँ भेज सकते हैं बनाने के लिए डैम. क्या कह रहे हो? डेटा तो पाकिस्तान का अपना पूरा ही नहीं है वहाँ पे. वो कहाँ पे डेटा तो कंट्री बनाएगी ना. यूनाइटेड नेशन में जा नहीं सकता. वही उनको प्रेसिडेंट नहीं, वो अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव कोई वो बोलते हैं. प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उसको, वो कुछ बोलते हैं वो अपने उर्दू में उसको. तो वो बना रखा उन्होंने उसका. उसकी भी वहाँ पे वो नहीं, उसको भी कितने डेथ थ्रेट आते हैं, वहाँ पे लोकल सपोर्ट नहीं मिला उसको भी. आर्मी चलाती है, प्रॉपर आर्मी चलाती है वहाँ पे. बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी हैड बीन डिप्लॉयड. और अब तो सीपेक वहाँ से पास कर रहा है. तो पहले तो सिर्फ सीपेक को सड़कें बनानी थी. अब सीपेक इज ऑल्सो मेकिंग डैम एंड एवरीथिंग. कि पाकिस्तान के बस का तो है नहीं. अब वहाँ पे डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कम बिजली प्रोवाइड करेंगे. अब फिर डैम कंस्ट्रक्शन में वही होता है, कोई ना वो ह्यूमन राइट देखते हैं, ना कोई एनवायरनमेंट देखते हैं, ना कुछ देखते हैं. वहाँ पे बहुत सारा सबमर्जेंस ऑफ दिस थिंग इज देयर. वहाँ पे फोर्सफुल देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इज हैपनिंग. और लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता उसमें. वो जो मजदूर जो पत्थर तोड़ेंगे वो मजदूर भी चाइना से लेकर आएगा अपना. और हाँ बिल्कुल वायलेशन है ये. हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग वायलेशन है ये. बट इंडस वाटर ट्रीटी मेजरली 5 उस पे था जो सब्सिडीज थी, ट्रिब्यूटरीज थी उसकी. झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलुज. बट स्टिल वो इंडस वाटर ट्रीटी का एक वायलेशन है.
एंड उसके तो फिर वहाँ पे सी पैक के लिए भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो रहा है। वो एक्सटॉर्शन भी करते हैं चाइनीज लोग वहाँ पे, पाकिस्तानी वाले तो करते ही हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि वो सबसे पैसा लेंगे, एंड द सेम एक्सटॉर्शन इज डन बाय द चाइनीज इंजीनियर्स ऑल्सो। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि थोड़ा सा फ्यूड होते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स को भी वहाँ मार दिया जाता है, उनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट होते हैं, उनके तोड़ देते हैं उनके घर वर। तो पीओके में लोग आर वेरी वेरी अनसेटिस्फाइड। एक तो वहाँ डेवलपमेंट इज वेरी वेरी पुअर ओवर देयर, बाकी तो फिर वो आने नहीं देती बात, बाकी की बातें पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा है। एंड ज्योग्राफी की बात कर रहे थे तो इसको 5 लैंड ऑफ 8,000 डर्स भी बोलते हैं। 8,000 प्लस कितनी पीक्स होंगी? 8,000 डर्स मतलब 8,000 मीटर प्लस पीक्स है वहाँ पे। वो काराकोरम रेंज में आता है ना, काराकोरम में वी हैव प्लेंटी ऑफ पीक्स जो 8,000 प्लस है, ऑलमोस्ट 10-12 पीक्स हैं शायद जो 8,000 प्लस हैं, उनमें से 5 यहाँ पर हैं। सबसे फेमस तो K2, के मतलब काराकोरम, 2 मतलब सेकंड हाईएस्ट पीक, यही इसका मतलब K2 का। इसका वैसे नाम ऑस्टिन गॉडविन है, गॉडविन ऑस्टिन ऐसे करके। बाकी के नाम आप लिख लीजिए। नंगा पर्वत इज ऑल्सो हेयर, पीओके में है सब। हाँ गिलगित बल्तिस्तान वो लिखा है ना ऊपर। एंड देन इसका नाम क्या था, गॉड शिट। Peak. K4 K5 मतलब काराकोरम की 4th और 5th हाईएस्ट पीक। गॉडशेरबम 1 and 2। राकापोशी ये बहुत बहुत फेमस पीक है ये, दिस इज ऑल्सो इन पीओके। ये 8,000 वाले उसमें नहीं आता, इसलिए अलग से लिखा है। और वो तो पहले लिख दिया था, गिलगित बल्तिस्तान में दिस पूरा कंप्लीट काराकोरम रेंज इज देयर एंड जंस्कार रेंज भी है वहाँ पे। एंड काराकोरम एंड जंस्कार आर पार्ट ऑफ विच हिमालयस? ट्रांस हिमालयस। तुमको याद हो गया इतनी जल्दी? अरे बढ़िया है। ट्रांस का मतलब होता है वो हिमालय से पहले हैं, ट्रांस का मतलब पहला वाला चीज़, तो वो हिमालय से भी ज़्यादा नॉर्थ में बने, और वो वॉल्केनिक नहीं है कुछ भी। नहीं, फोल्ड माउंटेन्स है वो, सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। ट्रांस भी हैं, वो बने कॉन्टिनेंटल ओशियानिक सबमर्जन से हैं, बट हैं वो भी फोल्ड माउंटेन्स ही। वो जो ओशियानिक होता है वो वॉल्केनिक ओरिजिन के होते हैं। हाँ टेटेसी था, तो ये ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन से बना है वो भी फोल्ड माउंटेन्स। पहले एक वॉल्केनिक्स होते थे बट उसको वॉल्केनिक ओरिजिन नहीं बोलेंगे। और K2 और जंस्कार ये आते हैं, ग्रेट हिमालयस नहीं है पीओके में। ग्रेट हिमालयस जो यहाँ तक है, बिल्कुल कश्मीर तक भी टच करता है। झेलम रिवर जो है ग्रेट हिमालय से पास करती है, उसके ऊपर वो नहीं है। नंगा पर्वत इज अ वेरी वेरी फेमस पीक ऑल्सो। तो याद रखना ये इंडिया का पार्ट है बट इंडियन कंट्रोल में नहीं है, पीओके में आता है। कारगिल को वो तो बहुत नीचे है, वो तो बहुत नीचे है, वो सब एकदम उस पर पड़ता है, पीओके के पास पड़ता है। बारामूला आपने सुना होगा, वो एकदम बॉर्डर पे है वो सब। वहाँ अभी भी शेलिंग वो करते रहते हैं, सीज फायर वॉल्यूशन अक्रॉस द बॉर्डर, तो वहाँ घूमने नहीं जाता कोई, वरना वही बुलेट प्रूफ जाना पड़ेगा पहन के। देन द सेकेंड इज सियाचिन ग्लेशियर। ये भी काराकोरम का ही पार्ट है। श्योक और नुब्रा, ऐसे तो बहुत सारी हैं बट ये बहुत फेमस रिवर्स हैं। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं।
तो सियाचिन की भी वही सेम स्टोरी है। एक तो दिस इज काराकोरम रेंज में, इट्स एट अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वही नीचे के पासिस के लिए यू विल हैव अ वेरी ग्रेट एडवांटेज अगर आपने हाइट्स पे कैप्चर कर रखा है। और ये तो 23-24 हज़ार फीट पे, इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई। आप ऊपर से ये जो हिल टोपोग्राफी में लड़ाई का यही होता है, आप जितनी ज़्यादा हाइट्स कैप्चर करोगे पासिस के ऊपर, जब जितने बैठे रहोगे सामने वाला पास क्रॉस ही नहीं कर सकता फिर। तो सेम इज द सियाचिन ग्लेशियर। टू हैव कंप्लीट डोमिनेंस इन दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ काराकोरम, सियाचिन ग्लेशियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या कि 1971 में हमने एलओसी एक्सेप्ट कर ली शिमला एग्रीमेंट में, 72 में शिमला एग्रीमेंट में। तो उसमें एकदम नदर्न पार्ट में ऊपर जाके ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो उस पर कन्फ्यूजन हो गई। सियाचिन ग्लेशियर को हमने इंटरप्रेट किया कि सियाचिन ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने इंटरप्रेट किया दैट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें क्लियरली उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ था एलओसी में। और फिर पाकिस्तान रातों रात जाकर उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर कर लिया, आउट ऑफ ब्लू जाके उसको उन्होंने मिलिटराइज कर दिया। फिर हमने 1986 में बिहार ऑपरेशन मेघदूत हमने उसको फिर रिकैप्चर किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान कह रहा है इसको डीमिलिटराइज कर देते हैं हम। अगले साल से वो उसको हर साल बोल रहा है। हमने वो सिंपल से बोल रखा है पहले एलओसी में, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस कि ये सियाचिन ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। वी हैव टू हैव दिस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कागज में हम लिख के रखेंगे। वो साइन नहीं कर रहा। तो पहले तो कि इंटरनेशनल बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर इज फॉलोइंग इन द पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद हम डीमिलिटराइज करेंगे। एंड यूएन में भी इसका एक स्पेसिफिक कन्वेंशन इज देयर, और उसमें भी उन्हें बोल रहे हैं इसको डीमिलिटराइज करो। अब छोड़ेंगे तो है नहीं, वापस वो आ जाएंगे, अगले साल ही आ जाने उन्हें। तो बस इतना इशू है इसमें। और अभी तक सियाचिन ग्लेशियर 12 महीने तक इसमें इंडियन मिलिट्री इज ओवर देयर। इट्स एन एक्सट्रीमली टफ टेरेन। तो हमें भी चाहिए, हम भी वेरी वेरी डेस्परेटली वांट कि इसको आप एक लीगली इसमें सैंक्शन हो जाए तो हम भी मिलिट्री वहाँ से हटाए। इट्स अ वेरी टफ थिंग वहाँ पे लोगों को भेजना। यू विल बी सरप्राइज टू नो जितने पीपल ऐसे कश्मीर में इससे मर रहे हैं, बुलेट से मर रहे हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पीपल आर डाइंग ऑन सियाचिन ग्लेशियर। वहाँ पे लोगों के ब्रेन फ्रीज हो जाते हैं, वहाँ पे ये पीछे का C2 C5 लोगों का वो हो जाता है, सीज हो जाता है, लोगों की वो जम जाती हैं ऊपर की, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पीछे वाला बाटा वो जम जाता है, तो पैरालाइज हो जाते हैं। तो मतलब चल रहे हैं वो चलना बंद हो गए, लॉक हो गई बॉडी, तो वो नीचे गिर जाते हैं। बहुत कैजुअलिटी होती है सियाचिन ग्लेशियर में। बस वहाँ पे पोस्ट करने में लोग मर जाने। इट्स अ वेरी वेरी टफ टेरेन और खर्चा बहुत होता है उसके लिए। वी हैव टू हैव वेरी स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, फिर टॉर्च वॉर्च सब कुछ इतना चाहिए कि जो उतनी ठंडे में बच सके। -40 डिग्री पे कुछ नहीं बचता है, इंसान ही नहीं बचता वहाँ पे। तो इट्स एक हमारे मिलिट्री पोस्ट करना भी, इसमें कैजुअलिटी इज ऑल्सो देयर एंड इकोनॉमिकली भी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत खर्चा होता है। तो वी वेरी डेस्परेटली वांट कि हम इसको डीमिलिटराइज करें फटाफट। तो इट्स इन कोर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया कि ये फटाफट हम इसको डीमिलिटराइज कर पाएँ। इतने हाइट पे तो कोई नहीं बैठता, कोई मिलिट्री इज नॉट देयर इतने हाइट पे जो है। एंड उसके अलावा इस पे वी हैव प्रपोज दिस थिंग कि सबसे पहले तो इसमें वी टू हैव लीगल सैंक्शन कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड सेकंड थिंग हम इसको हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि इसको बायोलेटरली दिस इज थर्ड पीक का जो सबसे, इसको पूरा वो बोलते हैं, हम थर्ड पोल ही बोलते हैं इस हिंदू कुश वाले एरिया को। दोनों पोल्स के अलावा सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर कंटेंट और सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो यहीं पे मिलता है। तो हमने बोला बायोलेटरली इफ वी वांट तो हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेस टू स्टडी दिस थिंग, सियाचिन ग्लेशियर और पूरा काराकोरम रेंज। बट नेशनल ज्योग्राफी वाले आते नहीं है, बहुत ज़्यादा फरी है वहाँ पर, उनको डर बहुत लगता है। सो वी वांट कि हम इसको बायोलेटरली इफ यू कैन हैव क्लाइमेट स्टडीज ओवर एयर तो हम उसके लिए भी अलाउ कर रहे हैं। बट सबसे पहले एक इसका लीगल सैंक्शन होना चाहिए। एंड इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया चाह रहा है कि इसका फटाफट हम डीमिलिटराइज कर पाएँ। कुछ हाँ लेट हो गए, हमने वो पूरा मैप बनाया था। शाक्शकम वैली पाकिस्तान की थी, वो चाइना को दे दी। हाँ, सो राइट डाउन सियाचिन ग्लेशियर। NJ 9842 जो लिखा था वो उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। सो शिमला एग्रीमेंट डिमार्केटेड द LOC up till the point NJ 9842. Demarcated the LOC up to the point NJ 9842. There is different interpretation. There is different interpretation beyond NJ 9842. There is different interpretation beyond NJ 9842 that leads to conflict over Siachen Glacier. Leads to
पता नहीं क्या बोला था, दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इन बोथ द कंट्रीज. India conducted Operation Meghdoot in 1986. India conducted Operation Meghdoot in 1986 to occupy a strategic position in Siachen Glacier. दामोदर सुनाई दे रहा है. To Operation Meghdoot in 1986 to occupy strategic positions in Siachen Glacier. स्टेक्स इन सियाचिन, क्या क्या स्टेक्स हैं सियाचिन में? एक तो हाँ, इसकी इकोलॉजी एक्सट्रीमली, वो तो इट्स एक्सेप्टेड इवन बिफोर सेइंग पूरा हिमालय इज वेरी वेरी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, इट्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल. वो तो हम उस पर सबसे बड़े पोल पे, मतलब पोल्स के अलावा सबसे बड़े हम उस पर बैठे हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, फ्रेश वाटर है. वहाँ पे जितना ज़्यादा फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट और ये ह्यूमन प्रेजेंस होगा तो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन विल बी देयर. तो वो भी एक इकोलॉजिकल कंसर्न इज ऑल्सो देयर. यहाँ पे मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस रहे, उसको दैट इज बीन अंडरस्टूड बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान को तो क्या समझ आता है सब, बट दिस इज बीन अंडरस्टूड बाय इंडिया कि जितना कम फुटप्रिंट होगा, जितना कम ह्यूमन प्रेजेंस होगा, दैट विल बी गुड फॉर ह्यूमन कंप्लीट हिमालयन इकोलॉजी ऑल्सो. हिमालयन इकोलॉजी पूरी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है. उस पर जिस तरीके से हमारा टूरिज्म कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्यूचर में क्या अभी हम देख ही रहे हैं, जिस तरीके से द कंप्लीट, एक तो इनका फ्लड प्लेन चेंज हो रहे हैं, वाटर कोर्सेज चेंज हो रहे हैं, पूरी बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है. एंड काराकोरम तो इट्स वेरी वेरी फ्रेजाइल. हॉटस्पॉट एरियाज ऐसे होने को तो पूरा हिमालय इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बट वो उसमें होता है कि ये इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, ये इकोलॉजिकल कंसर्न करके वो बॉडी है दैट रिकॉग्नाइज करती है, तो वो उनके अपनी पॉलिटिक्स होती है, तो वो हिमालय को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनका अपना हिसाब किताब है. वरना तो हिमालय की बायोडाइवर्सिटी इज वे वे मोर देन ईस्टर्न हिमालयस. हिमालय पे तो बहुत ज़्यादा है. हाँ, तो स्टेक्स इन सियाचिन, सबसे पहले स्टेक्स तो it's strategically extremely important to have military dominance. It's strategically extremely important to have military dominance. Extremely important to have military dominance in the Karakoram ranges. Soldier casualties are there due to extreme weather conditions. Soldiers casualties are there due to extreme weather conditions. इतनी ज़्यादा ठंड है, उसमें आप मेटल टच भी नहीं कर सकते. आप मेटल टच करोगे वो बॉडी से स्टिक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की स्किन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर के साथ चिपक जाएगा मेटल. तो आप शेव भी नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते. वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो छोटे पाउडर्स होते हैं, उसी पे आपको जीना पड़ता है. हाँ, छोटे पैकेट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ खा ही नहीं सकते, सब जम जाता है. पत्थर, वो आलू पत्थर जैसा बन जाता है, तो सब्जी वब्जी का तो कोई स्कोप ही नहीं है वहाँ. उबला हुआ पानी 20 सेकंड बचता है, सिर्फ 20 सेकंड इज देयर, तो उसी को आपको पीना है, उसी हिसाब से यू हैव टू डू ओवर देयर. पोस्टिंग थी श्रीनगर से 60 किलोमीटर, से तो उन्हें पैकेट्स मिलते थे, वो गर्म पानी में उबालते थे. हाँ, फिर उसी समय पीना. हाँ, तो उसी राशन पे वहाँ जीना पड़ता है. सो आई नो गाय, वो ब्रिगेडियर जनरल थे, तो वो जो वेरी फेमस 9 पैरा SF है, 9 पैरा SF जो बेस्ट हमारी एलीट स्पेशल फोर्सेज है, तो उनके वो कमांडर थे. तो ही वाज टेलिंग मी भाई वहाँ तो इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो शायद कितना 2 या 3 महीने तक मैक्सिमम होता है, आप 2 महीने से ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकते हो. हाँ, नहीं, एक इंसान को वहाँ 2 महीने भेजते हैं, मतलब 2 महीने से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता वहाँ. हाँ, वापस आना पड़ता है. फिर बटालियन नहीं, एक सिंगल इंडिविजुअल. वैसे तो 3 ही बटालियन वहाँ पे पोस्टेड है, एक SF है और 2 और है, मेरे को ध्यान नहीं. तो उसमें भी कह रहे थे कि 2 महीने में भी उसके हेयर लॉस होने लगते हैं, उसमें मेमोरी लॉस भी होती है, उसमें किडनी विडनी में भी फर्क पड़ता है, और 2 महीने भी आप रहोगे तो वेरी सिग्निफिकेंट आपको उसमें बॉडी हेल्थ इश्यूज आते हैं. फिर भी लोग बड़े मस्त हैं, उसमें वॉलंटरी करना होता है.
तो उसमें वेटिंग है 2 साल की। मतलब पीपल ऑफ इंडियन आर्मी आर क्रेजी लाइक एनीथिंग। मतलब उसको कोई बोलेगा नहीं आपको सियाचिन चाहिए तो आपको वॉलंटियर उसके लिए अप्लाई करना है, और इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं कि 2 साल की वेटिंग है उसमें। आज आप अप्लाई करोगे 2 साल बाद आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले सियाचिन जाने की। लोग मस्त हैं हमारे देश में। तो दिस इज, हम लिख क्या रहे थे? हाँ, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एंड सेकेंड इज देयर इज ह्यूज एक्सपेंडिचर इन मिलिट्री। Huge expenditure in military for maintaining forces at extreme climatic conditions. Maintaining forces. In extreme climatic conditions. In extreme climatic condition. And next is human presence can even cause harm to fragile ecology of Karakoram range. Human presence can cause harm to fragile ecology of Karakoram range. देन क्या कुछ मिस हो गया क्या? अभी तो परेशान क्यों रहते हो फिर? समझ तो आता है ना, जो वो फेस ऐसा होगा ना कि सामने वाले को लग रहा है टेंशन में इंसान। सोल्यूशन तो वही है, पाकिस्तान इज सेइंग इसको डिमिलिटराइज करो। हम कह रहे हैं पहले देयर शुड बी एन लीगल एक्सेप्टेंस कि दिस इज फॉलिंग इन द इंडियन पार्ट ऑफ पीओके, उसके बाद विल बी डिमिलिटराइजिंग। उनसे ज़्यादा तो हमको ज़रूरत है डिमिलिटराइज करने की, उनका कोई खर्चा नहीं है उस पर। सो पाकिस्तान इंसिस्ट ऑफ डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन। Pakistan insists on demilitarization of Siachen. Demilitarization of Siachen. India have accepted demilitarization. Have accepted the demilitarization, but argues that there must be demarcation of boundary. There must be demarcation of boundary. And Siachen Glacier should be accepted as part of Indian territory. And Siachen Glacier should be accepted as part of Indian territory. Should be accepted as a part of Indian territory. Then view of मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी ने क्या व्यू दिया इस पे? He suggested to convert Siachen into Mountain of Peace. Suggested to convert Siachen into Mountain of Peace. And both the countries can conduct scientific research in the glaciers. And both the countries can conduct scientific research in the glacier. Both the countries can conduct scientific research in the glacier. इसमें इंटरेस्टिंग ये है, ज्योग्राफी चल रहा है तो ज्योग्राफी की बात करते हैं थोड़ी। एक काराकोरम एनोमली आपने सुना होगा, सुना करो यार। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन सुना होगा।
मुझे कुछ बताओगे तो हल करके याद कर। तो होता क्या है कि जैसे ये सब एरियाज हैं जहाँ पे आइस कैप इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, मतलब पूरा बर्फ ही है, पूरा 12 महीने एकदम सफेद रहता है वो। एंड जनरली जो ये वाइट आइस कैप या वाइट सरफेस होता है, इनका एल्बिडो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट हीट। अब जैसे मेरे पे हीट पड़ रही है तो मैं 10-15% ही रिफ्लेक्ट करता हूँ, बाकी मेरी बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी। अगर एक सफ़ेद कागज़ रख दोगे तो सफ़ेद कागज़ कैन रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द हीट। तो आपने ध्यान दिया होगा कि गर्मी में आप काले कपड़े जनरली नहीं पहनते, वो काले कपड़ा गर्म हो जाएगा। गर्मियों में वो बोला जाता है कि थोड़ा ठंडा वो लाइट कलर्स पहनने चाहिए। और जो ठंडियों में विंटर्स क्लोथ होते हैं जनरली डार्क कलर की हुडीज होती हैं। सफ़ेद कलर की हुडी होती तो है बट कम होती हैं। बहुत ज़्यादा है, 1-2% से ज़्यादा है। अब पिघल रहा है ना आइस, इसलिए कम होता जा रहा है, 1-2% से ज़्यादा है। सो जो आइस होती है, आइस का एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्या 90-95% है, मतलब 90% ऑफ द हीट जो आएगी वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए भी एक रीज़न है कि आइस कैप जो थोड़े ठंडे रहते हैं, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करते। अब हो क्या रहा है कि जनरली ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो बर्फ़ पिघल रही है। अब बर्फ़ पिघलने की वजह से आर्टिक का जो एल्बिडो है वो और कम होता जा रहा है, और कम होने की वजह से वो रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी कम हो रही है, तो उस एरिया का हीट और बढ़ रही है। हीट बढ़ने से फिर और बर्फ़ पिघल रही है, फिर और बर्फ़ पिघलने से एल्बिडो और कम हो रहा है। तो एक ही फीडबैक लूप हो गया कि आइस मेल्टिंग हो रही है, आइस मेल्टिंग की वजह से एल्बिडो जो है एरिया का वो कम हो रहा है, तो इससे टेम्परेचर ऑफ द रीजन बढ़ रहा है, फिर इससे आइस मेल्टिंग हो रही है। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। सो जनरली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, जो भी एरियाज है जहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे दिस बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ पे क्लाइमेट का जो मतलब टेम्परेचर राइज जो है, दिस इज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑफ द ग्लोबल एवरेज। आर्टिक में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट 4.2 टाइम्स ऑफ द ग्लोबल एवरेज। हमने अभी 1.1 तक पहुँचाया है प्री इंडस्ट्रियल एरिया, तो उनका 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जहाँ आर्टिक का टेम्परेचर था, अभी वो 4.5 गुना ज़्यादा है, उससे 4.5% इंक्रीज हो गया है। 4.5 डिग्री, 4.5 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ चुका है। 20 थोड़ी होता है, वहाँ का है, वहाँ का तो 1-2 हो गए, माइनस में होता होगा। इसलिए आपने सुना होगा कि आर्टिक की जो ऊपर की पूरी बर्फ है, हमने यहाँ पे दिखा था ना, यहाँ पे जैसे अगर ये रशिया है, यहाँ पे भी है व्लादिवोस्तोक, यहाँ पे हमारे पास मरमस था। अभी व्लादिवोस्तोक और मरमस की पूरी बर्फ जो है 7 महीने तक पिघल चुकी है। हमने जैसे बोला ना, ये लास्ट ईस्टर्न साइड का, वेस्टर्न साइड का है, वो लास्ट ईस्टर्न साइड का पोर्ट है। और पहले आइडियल कंडीशंस में 8-9 महीने वो पूरा आर्टिक बर्फ जमा रहता था। अभी वी हैव 5 to 6 मंथ कंप्लीट आइस फ्री आर्टिक, और प्रिडिक्ट कर रहे हैं 2040 तक 12 महीने तक आइस फ्री आर्टिक होगा। सिर्फ पोल पे बर्फ होगी, आर्टिक ओशन जो है पूरा पिघल जाएगा वहाँ पे। एंड दिस इज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। कि आर्टिक में क्लाइमेट चेंज का जो ये इम्पैक्ट है, दिस इज वे मोर देन द ग्लोबल एवरेज। और ये इस वजह से होता है, जनरली इस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ एल्बिडो ज़्यादा है और ये डायनेमिक्स अलग होते हैं वहाँ के। लेकिन हम काराकोरम में उल्टा देख रहे हैं, इसको आर्टिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। कि आर्टिक ओशंस में वी आर सीइंग 4 टाइम्स मोर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और एक टिपिंग पॉइंट भी हमने बता रखा है कि एक अगर आइस फ्री, एक पूरा साल अगर हमने आइस फ्री आर्टिक देख लिया, तो उसके बाद फिर ये रिवर्सिबल है। उसके बाद फिर कंप्लीट आर्टिक ओशन दोबारा हम थोड़ी जमा पाएंगे आर्टिक ओशन दोबारा जमना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद ऐसे 9 टिपिंग पॉइंट IPCC हैज़ बिन आइडेंटिफाइड, कि अगर ये टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो गए एक बार, तो वो होता है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर वहाँ से वापस नहीं आ सकते। 2040 में वी आर प्रिडिक्टिंग 2040 to 2060 वी विल हैव अ कंप्लीट ईयर ऑफ आइस फ्री आर्टिक ओशन। जो पोल है, पोल में तो बर्फ है, पोल में बर्फ होगी, खत्म होगी तो हम ही खत्म हो जाएंगे। आर्टिक ओशन में बर्फ नहीं होगी। उससे बेनिफिट ये होगा, आप ट्रेड कर सकते हो। यू कैन डू द ट्रेडिंग कंप्लीट 12 मंथ्स। अनदर बेनिफिट इज कि यहाँ पे वी हैव द साइबेरियन रीजन। यहाँ पे साइबेरियन रीजन में एक्सट्रीमली रिच इन कोल, नेचुरल गैस, ये वो हर तरह का क्रूड ऑयल सब कुछ मिलता है वहाँ पे। सो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड नेगेटिव तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी उससे। एंड हम इसको आर्टिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। सेकेंड थिंग जो काराकोरम एनॉमली, वेरी सरप्राइजिंगली बाकी का जो पूरा हिंदू कुश, हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालय, सब कुछ, सब में सेम थिंग इज हैपनिंग कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इज वे मोर देन द ग्लोबल एवरेज, वे मोर देन दिस थिंग। काराकोरम में बिल्कुल नहीं है। काराकोरम में फॉर बाय दिस गॉड्स ग्रेस बिल्कुल भी देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर देयर। सिर्फ काराकोरम में, उसके ऊपर ज़ंस्कार है, वहाँ हो रखा है, नीचे ग्रेट हिमालय वो पूरा पिघल रहे हैं, काराकोरम नहीं पिघला।
तो दिस इज एन अनोमली, और ऐसा क्यों है ये वी हैव टू स्टडी दिस थिंग। उसकी स्टडी हो नहीं पा रही क्योंकि पूरा मिलिटराइज है काराकोरम, हर तरफ से वहाँ पे सिर्फ बंदूकें चलती हैं। सो वहाँ पे अंटार्कटिका में भी टू ग्रेट एक्सटेंट दिस थिंग क्लाइमेट चेंज जो है दिस इज कंपेरेबल टू ग्लोबल एवरेज, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो वो भी एक सरप्राइज है कि ऐसा क्यों। और बाकी जितने भी ग्लेशियर हैं सारे पिघल रहे हैं, और भी ट्रॉपिकल एरियाज में और भी ग्लेशियर हैं, अफ्रीका के पास भी देयर इज ग्लेशियर, तो वो भी, ये भी तो ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल तो नहीं बट ऐसे सब टेम्परेट एरियाज में ये भी पिघल रहे हैं। सो बस काराकोरम एक अनोमली है जो नहीं पिघल रहा। हाँ, किलिमंजारो के ऊपर भी वी हैव दिस थिंग, वो भी पिघल रहे हैं सारा। अरे एक एक लाइन लिख लो यार, इतनी देर बोला मैंने। इसको आइस एल्बिडो फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। पॉजिटिव लूप है, वो चलता ही जाएगा खुद ही। काराकोरम अनोमली मतलब लोअर देन एक्सपेक्टेड। अब इसमें फिजिकली टू ये पूरा एग्जामिन दिस थिंग इज डिफिकल्ट, तो हम सैटेलाइट बेस्ड कर रहे हैं। हम इसरो की नासा के साथ वी हैव 2 डिफरेंट सैटेलाइट्स, वो स्पेसिफिकली हमने बनाया हिमालयन इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए। निसार आपने सुना होगा, निसार इज प्राइमरीली फॉर दिस थिंग। निसार लॉन्च नहीं हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, अभी नहीं हुआ, वो 2018 में करना था। हर साल बोलते हैं इस साल करेंगे, 2000 चेक कर लेता हूँ हाँ कि नहीं हुआ। हाँ वो डॉकिंग वाला ना, क्या दिख नहीं रहा क्या? अभी नहीं लॉन्च हुआ नहीं सर। नहीं इससे बहुत महंगी भी है। ऐसे तो जेम्स वेब तो बहुत महंगा है यार। वो भी नहीं हो। अच्छा फिर बाकी तो वो वाली हैं, जैसे जो हबल भी थी वो तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है वो तो। हो गया। देन द नेक्स्ट इज तीसरा इशू जो हमारा है, दिस इज सर क्रीक। ये थोड़ा माइनर इशू है, इसमें उतना बड़ा इशू नहीं है। गुजरात वाला क्रीक का मतलब होता है वो छोटा पानी की स्ट्रीम, तो ये तो मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इशू नहीं है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान है, सो ये जो पूरा ये ऊपर वाला जो है दिस इज कच्छ, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, द प्लेन्स, नीचे वाले प्लेन्स को काठियावाड़। ये वाला गल्फ को क्या नाम है, अरे ये कच्छ है ना, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये दिस इज गल्फ ऑफ खंबत। और ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज एक्सट्रीमली मार्शी, नीचे सूखा है, ऊपर मार्शी। मार्शी मतलब दलदली इलाका है, वहाँ पे ये वाटर है, यहाँ पे वो है मैंग्रोव्स हैं बहुत सारे। तो पूरा गुजरात सूखा नहीं है, वहाँ पे दलदली इलाका भी है और मैंग्रोव्स हैं। आफ्टर वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट मैंग्रोव्स इन गुजरात में। काठियावाड़ में फॉरेस्ट हैं थोड़े बहुत, अरे पूरा का पार्ट पड़ता है वहाँ पे। गिर का भी, गिर उधर ही है पूरा। सो हुआ क्या, इस मार्शी एरिया में देर एक पतला सा क्रीक था दोनों के बीच में। सो उसमें 1950s में पहला ये एक्सप्लोरेशन किया, ब्रिटिश ने बोला कि दैट इज ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान।
फिर उसके 25 साल बाद 1930s में दोबारा उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया, फिर उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, फिर उन्होंने बोला सर क्रीक इज़ अ कंप्लीट पार्ट ऑफ इंडिया, उसको उन्होंने ऑडिट किया। अब फिर इंडिपेंडेंस के बाद वो पुराना डॉक्यूमेंट लेकर आ गए कि 1915 में तो बोला था हमारा पार्ट है, तो इसलिए हमारा पार्ट है। फिर हमने बोला ऑडिट के बाद इसमें हमारा पार्ट बनाया गया। फिर उसके बाद भी एक ये थालविक प्रिंसिपल होता है कि ये जो अगर स्ट्रीम है, स्ट्रीम के एक साइड दूसरी कंट्री है, दूसरी साइड दूसरी कंट्री है, तो स्ट्रीम का एक मिडिल लाइन निकाल देंगे और मिडिल लाइन के उस साइड वाला तुम्हारा है, इस साइड वाला हमारा है। वेरी सिंपल, एकदम बच्चों वाला इसमें वो था। तो वो कह रहे हैं हम थालविक प्रिंसिपल नहीं मानेंगे क्योंकि थालविक प्रिंसिपल में लिखा है कि द स्ट्रीम शुड बी नेविगेबल, और ये नेविगेबल है, बट इसमें जब सूखा पड़ता है, जब लो टाइड आती है, तो उसमें आप बोट नहीं ले जा सकते। तो कह रहे हैं ये हमेशा नेविगेबल नहीं रहता, हमेशा नेविगेबल करो इसको पहले, तब वी विल एक्सेप्ट दिस थालविक प्रिंसिपल। हम थालविक प्रिंसिपल भी नहीं मानेंगे। तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। एंड देन अनक्लॉज आया उसके बाद 1970s में, दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी था। तो लॉज ऑफ सी ने एक्सप्लिसिटली बोला है किसी भी तरह का ऐसे ये वाटर बॉडीज में वो होगा तो थालविक प्रिंसिपल इज द गो टू थिंग। बीच के लाइन निकालो, उधर वाला आपका, इधर वाला मेरा है, और इतना सा डिस्प्यूट है इसका। एंड ये कोई स्ट्रैटेजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक मार्शी इलाका है, लोग भी नहीं रहते, बहुत दलदली है। मार्शी मतलब दलदली स्वैम्पी एरिया। हल्का सा EZ का वो भी नहीं फर्क पड़ेगा, बट ये है कि वहाँ पे फिशर कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रांग। बस ये होगा कि फिशर कम्युनिटी स्ट्रांग है तो उससे हमारा ये जो थोड़ा सा EZ बढ़ेगा तो वो पकड़ नहीं, वो हम फिशरमैन जाते हैं तो कैप्चर कर लेते हैं कि हमारा कंटेंट कंटिग्यूअस जोन में आ रहा है ये। तो फिशरमैन के लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई रिसोर्स नहीं, कोई रहता भी नहीं वहाँ पे। इट्स अ कम्प्लीटली मार्शी दलदली एरिया। और इसका रेजोल्यूशन तो सिंपल सा रेजोल्यूशन है, थालविक प्रिंसिपल के हिसाब से होना चाहिए। इसको मोस्ट प्रोबेबली विल बी टेकिंग दिस टू PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और वेरी दो हियरिंग लगेगी उसमें, वेरी एक्सप्लिसिट जजमेंट आ जाएगा उसका 2 सिटिंग में ही कि दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सो राइट डाउन सर क्रीक इशू। It's a 96 kilometer long marshy land. Kilometer long marshy land. The next point, it does not have much of strategic importance. It does not have much of strategic significance, but it will provide better marine resources. But it will provide better marine resources. अरे यार किसी ने मैप बना के लिखा नहीं यार, बहुत कामचोर हो आप लोग। सॉरी ये तो समझ आ गया ना, गुजरात है। दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज गल्फ ऑफ काठियावाड़, खंबत। गल्फ मतलब इज अ वाटर बॉडी, ऊपर वाला ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे होगा ना, तो पाकिस्तान इधर है, ये पाकिस्तान है। इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा ब्रेडेड हो जाती है ना नीचे आके, से निकलते हैं ना वो चैनल्स, इंडस नदी नीचे आके ब्रेडेड चैनल, उसमें से एक चैनल वो सर क्रीक, हाँ हो सकता है, मेरे को श्योर नहीं कि उसी के चैनल में से, कि एक इंडस की छोटा सा जब वो ये बनाती है, डेल्टा बनाती है, उसमें एक उसका छोटा एक अलग स्ट्रीम भी निकलता है, उसका पार्ट है शायद, उसका पार्ट है सर। ये प्लेन है, प्लेन ऑफ कच्छ एंड प्लेन ऑफ काठियावाड़। लिख क्या रहे थे हम? बेटर मरीन रिसोर्सेज एंड रिजॉल्व fishermen concern and resolves fishermen concern to some extent
fishermen concerned to some extent, which are arrested and kept in captivity for long. Kept in captivity for long. ये कौन सा प्रोविंस है पाकिस्तान का? दिस इज सिंध. पंजाब ऊपर है, पंजाब ऊपर आएगा. सो राइट डाउन ओरिजिन ऑफ डिस्प्यूट. British sought to resolve by producing a map in 1914. British sought to resolve this by producing a map in 1914. 1914, which provides Sir Creek under Sindh. Which provides Sir Creek under Sindh. Okay, अपने एम्पायर में ही ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है. एम्पायर में मतलब सारा पार्ट तो उनका था ना, इंडिया पाकिस्तान. अरे तो दिमाग तो करेंगे वो कि ये पंजाब. हाँ हाँ, डिमार्केशन तो होता है ना कि सिंध प्रोविंस अलग है, मद्रास प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था. प्रोविंस में तो करते हैं डिमार्केशन. 1914, 1914, which provides Sir Creek in the part of Sindh. Second map was produced in 1925. Second map was put in 1925, which provides Sir Creek as a part of Kutch. It provides Sir Creek under part of Kutch by adopting principle of Thalweg. Adopting principle of Thalweg. ब्रैकेट में लिखना तो लिख देना मिडिल चैनल डिवीजन. Principle of Thalweg, which is the Universal Convention. Then solutions. India insists on Thalweg principle. India insists on Thalweg principle at it is accepted by UNCLOS as it is accepted by UNCLOS. UNCLOS क्या होता है? हाँ मतलब पता है ना, उसमें एक आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए अलग बॉडी है, देन उस ट्रिब्यूनल के लिए अलग बॉडी है, एंड उसकी ये तीसरी बॉडी ये सब देखने के लिए. इसमें जो आपने पढ़ा होगा कंटिग्यूअस जोन, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब डिटरमाइन करता है. हाई सी में अगर आपको किसी तरह का एक्सप्लोरेशन करना है तो वो भी ये डिटरमाइन करता है. फ्री ट्रेड के लिए नहीं है ये, सिर्फ वो है ओशियंस में रूल ऑफ लॉ है उसके लिए. ट्रेड वेट से कोई लेना नहीं. अगर इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग रिसोर्सेज ऑफ मेरीन इकोसिस्टम तो वो देखता है ये, बस ट्रेडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है. हाँ तो क्या लिख रहे थे? हाँ, it is accepted by UNCLOS and similar international disputes have been resolved by using this principle. ये इंडिया का क्लेम है. And similar international disputes have been resolved. Similar international disputes have been resolved by this principle.
Next point, Pakistan contends that this principle applies only for navigable water bodies. For navigable water bodies. And Sir Creek is not navigable. During dry season and low tides. राइट, अब एक बहुत ही पर्टिनेंट इम्पॉर्टेंट इशू, दिस इज चौथा इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिस वाटर ट्रीटी. देखिए इसमें हुआ क्या पूरी कहानी. दिस इज वन ऑफ द वेरी इनिशियल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड, और दिस इज द एक्सेप्शनल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट that was signed in 1960 and it is still working, still respected by both the countries till date. 60-70 साल हो गए, आज तक ये चल रहा है. वरना वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करना ही इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि दो लोगों में पानी बांट पाए. एंड सेकंड थिंग, टू रिस्पेक्ट दैट थिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. और गिवन द फैक्ट कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एवर सीन जब से हुए हैं तब से वेरी डिफिकल्ट, उसमें बहुत सारे इशूज एंड एवरीथिंग इज देयर, स्टिल वी आर रिस्पेक्टिंग दिस थिंग. खून बह रहा है, उसके साथ पानी भी बह ही रहा है. सो इन दिस वाटर ट्रीटी हो गया, एंड दिस इज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक. सो उन्होंने बोला कि इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. ये इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है. झेलम इज द सबसे नॉर्थ वाली है, सतलुज सबसे साउथ वाली है. एंड ऑल द 5 रिवर्स एंड इंक्लूडिंग इंडस, 6 की 6 रिवर जो हैं, इट इज सोर्स फ्रॉम हिमालयन एंड दे आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. तो इंडिया इज द अपर राइपेरियन स्टेट, पाकिस्तान इज द लोअर राइपेरियन स्टेट. इंडिया में तो झेलम और चिनाब जो है, दिस इज ओनली इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो स्टेट नहीं रहा. रावी, ब्यास, सतलुज जो है, दिस इज ऑल्सो हिमाचल प्रदेश में भी हैं, पंजाब में भी हैं, और रावी तो उसको जम्मू कश्मीर को टच भी करते हैं. ब्यास और सतलुज जम्मू कश्मीर को नहीं टच करता. तो मतलब इंडिया का ऐसा नहीं कि बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ये इन रिवर्स की वजह से हो रहा है, बट फिर भी हिमाचल और पंजाब में आ रहा है. बट पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 40-50% से ज़्यादा सरफेस वाटर इज कमिंग फ्रॉम दीज रिवर्स. पाकिस्तान इज हाईली डिपेंडेंट ऑन दीज रिवर्स. और 1960 में हमारा वो आइडियलिज्म वाला फेज था, तो हमने इसमें क्या बोला कि ये झेलम, चिनाब जो है, दीज आर द लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, ये सबसे बड़ी है. और इंडस ऑब्वियसली, ये तीनों सबसे बड़ी है बाय वॉल्यूम. रावी, ब्यास आर रिलेटिवली स्मॉलर. सतलुज रिवर जो है मानसरोवर से स्टार्ट होती है. जैसे इफ दिस इज इंडिया, यहाँ पे वी हैव ये उत्तराखंड वाला अगर पार्ट है, तो यहाँ पे भी है मानसरोवर. तो यहीं से इंडस स्टार्ट होकर ऐसे जाती है, और यहीं से सतलुज भी स्टार्ट होती है. बाकी सारी रिवर यहाँ से शुरू होती है, मिडिल पार्ट में से. दोनों एक तो वो है, छोड़ो मैं नाम भूल गया उस ग्लेशियर का. 2-3 टोटल ग्लेशियर है जो इनमें से मानसरोवर में जो जाते हैं. सो सतलुज रिवर लंबी है. सतलुज रिवर आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होकर देन इट इज गोइंग इनटू पाकिस्तान. बाकी रिवर्स का जो है वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है. तो इसमें झेलम और चिनाब का जो वाटर वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा है. इसमें चिनाब इज द लार्जेस्ट रिवर. लार्जेस्ट मतलब बाय वाटर वॉल्यूम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी. और सतलुज जो है ऑब्वियसली इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी. अब हुआ क्या, पाकिस्तान उसी पे पूरा जी रहा है और हम बड़े अच्छे इंसान हैं, तो हमने बोला इंडस, झेलम और चिनाब का यू विल हैव अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़. हम पूरा पानी बहने देंगे, आपके पास आने देंगे, आपको उसके साथ जो करना है फिर आप करिएगा. एंड वी हैव वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड अलाउंस इन यूजिंग झेलम एंड चिनाब और इंडस के पानी का. हम पानी रोक ही नहीं सकते. एक होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, कि आप ऐसे पानी बह रहा है, ऊपर से नीचे पानी बह रहा है, तो इस पे आप किसी तरह के टर्बाइंस लगा सकते हैं. आप किसी तरह से इसमें थोड़ा सा, इसमें चैनल्स भी नहीं बना सकते. पानी स्टोर करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, और पानी डाइवर्ट करने का तो कोई भी स्कोप नहीं है. आप इसमें छोटे बहुत टर्बाइंस बना सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो है पानी को आप ब्रेड कर सकते हैं. डाइवर्ट नहीं कर सकते, पानी कहीं और ले गए उसका.
यूज़ कर सकते हैं, यूज़ तो कर ही सकते हैं। और रन ऑफ द रिवर है मतलब बिजली आप बना सकते हो, और पानी स्टोर भी नहीं करना, बिल्कुल पानी कहीं से स्टोर नहीं करना। सो वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड यूज़ हमको मिला है झेलम, चेनाब और इंदस का। एंड झेलम, चेनाब, इंदस क्यूमुलेटिवली मेक ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ वाटर ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम। यही सबसे बड़ी नदियाँ हैं। और नीचे वाली नदियों का जो छोटी वाली है, इनका हमको एक्सेस मिला है। रावी, ब्यास, सतलुज का वी कैन यूज अनरिस्ट्रिक्टेडली। ये वो है। एंड देन वी हैव दिस परमानेंट इंदस कमीशन बना रखा है। एवरी 2 ईयर, वंस इन अ 3 ईयर दे हैव टू मीट, एवरी ईयर दे आर मीटिंग। एंड उसमें फिर वो डिस्कस करते हैं कि दिस इज प्रपोज प्रोजेक्ट, ये आप बना सकते हैं, ये हम बनाएंगे, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। सो ये परमानेंट इंदस कमीशन में होता है। एंड अगर किसी तरह का डिस्प्यूट आया, पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट तो आना ही आना है, सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए फर्स्ट वी हैव परमानेंट इंदस कमीशन। एक परमानेंट कमीशन है, उसमें 7 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी। एंड उसमें बाय कंसेंसस दे हैव टू कम अप विद सम, अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और कमीशन से कभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो कंसेंसस से करना, वो हर चीज़ में मना कर देगा, हर चीज़ में मना कर देता है वो। देन वी हैव अ न्यूट्रल एक्सपर्ट होता है। न्यूट्रल एक्सपर्ट इज ये अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक। फिर वो न्यूट्रल एक्सपर्ट बताएगा कि क्या करना है। एंड देन वो भी अगर नहीं चला तो देन इज अ कोर्ट ऑफ अपील। एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स होते हैं इन चीज़ों के लिए, तो उसमें कोर्ट ऑफ अपील में जाके यू कैन चैलेंज ओवर देयर। तो दिस इज अ 3 टियर। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो देन यू कैन चैलेंज दिस थिंग इन एनी इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट इसके लिए PCA है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज देयर। तो वो मीडिएशन के थ्रू वो इसके फिर इसका रिजल्ट देता है। अगर ये तीनों मैकेनिज्म इसके लिखे हुए हैं दिस ऑर्डर ट्रीटी में, अगर तीनों मैकेनिज्म आपके नहीं काम करते, तब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू कैन गो टू सम अदर इंटरनेशनल कोर्ट फॉर डिस्प्यूट। हमने जो है रावी नदी पे बनाया। रावी नदी इज परफेक्टली, अब हम इतने अच्छे लोग हैं, 80-85% ऑफ द वाटर इज गोइंग इनटू पाकिस्तान, जो बाकी का 15% है वो भी टैप नहीं करते, जस्ट बिकॉज टू हैव दिस कि अगर हम टैप करेंगे तो रोएगा बहुत, ये कि पानी रोक दिया, पानी रोक दिया। एंड द सेकंड थिंग इज कि वहाँ बनाना भी टफ है। एक से तो एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हिमालयन इकोसिस्टम पे आपको डैम बनाने से वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो फिर हमने वो भी टैप नहीं किया। और अभी तो फिर वी आर थिंकिंग कि एक तो दिस इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी। अब तो क्या है, हिमालयन इकोसिस्टम में हमारे पास भी पानी बहुत कम है, तो एक तो हमें इसको रीनेगोशिएट करने की जरूरत है। सेकंड थिंग इज क्लाइमेट चेंज की वजह से द वाटर फ्लो, कब ड्राई सीजन होगा, कब वेट सीजन होगा, कब इसमें हमको वाटर मैनेज करना है, वो पूरा चेंज हो चुका है डायनेमिक्स 1960 से आज में। तो उस वजह से वी वांट टू रीनेगोशिएट। और पाकिस्तान फिर उसमें अपनी वाली हरकतें करता है। हम रावी नदी पे डैम्स बना रहे हैं, हम रावी नदी पे कैनल्स बना रहे हैं, तो वो उसको भी चैलेंज कर रहा है। रावी नदी हमको एक्सप्लिसिटली मिली है अनकंडीशनल यूज करने के लिए। इसको जो चैलेंज है, ये जो हमारा 3 टियर डिस्प्यूट सिस्टम है वहां नहीं कर रहा। दिस इज डायरेक्टली टेकिंग दिस थिंग टू इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ऐसा 4 बार कर चुका है, कंप्लीटली वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ द ट्रीटी। वो परमानेंट कमीशन में भी नहीं बोलता, सीधा जाके PCA में ले जाता है इस चीज को। एंड अभी एक बहुत फेमस हुआ था शाहपुर कांदली करके, अगर कोई जानता होगा, फिरोजपुर के पास है। इट्स पठानकोट और फिरोजपुर के जस्ट पास में पड़ता है, ये बिल्कुल ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड ये दिस थिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो शाहपुर कांदली पे हमने एक डैम बनाया था, एंड दिस इज ऑन रावी रिवर पे। तो इट हैज टेकन दैट थिंग इनटू PCA इन 2022। डायरेक्टली PCA ले गया उसको, पूरा ट्रीटी वायलेट करते हुए। एंड फिर PCA ने पता नहीं इतनी ज़्यादा बाइस बॉडीज हैं, 2 हियरिंग में उन्होंने बोला कि दिस इज कंप्लीटली वायलेशन ऑफ दिस ट्रीटी। एक तो वो सुन रहे हैं वो दैट इज अ वायलेशन ऑफ ट्रीटी, पहली बात तो उन्होंने बोला कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ ट्रीटी, आप इसको बंद करिए शाहपुर कांदली को। और सिमिलरली देयर आर ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रोजेक्ट्स ऑन चेनाब रिवर, झेलम रिवर और रावी रिवर दैट इज बीन चैलेंज्ड बाय पाकिस्तान अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। इन सब कुछ दिस इज वेल अंडर दिस, जो भी ट्रीटी के अंदर हमको अलाउड है उसके बहुत अंदर है। हम जितना पानी रोकना चाहिए उतना भी नहीं रोकते हैं। और उसके लिए भी अभी हमने बनाने स्टार्ट किया, बिकॉज हिमालयन इकोसिस्टम में हमारा सरफेस वाटर बहुत खराब हो गया, बहुत कम हो चुका है सरफेस वाटर। तो 8 प्रोजेक्ट्स को हैज बीन कंटेस्टेड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। आपने वो सुना होगा, करैटल करके प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑन चेनाब रिवर पे, और एक किशन गंगा प्रोजेक्ट है। किशन गंगा को तो वो इतनी बार ले जा चुका है हर तरफ, वो दैट इज झेलम रिवर पे है। किशन गंगा को 2 बार ले जा चुका है PCA में, दोनों बार PCA ने बोला कि इसको आप रोकिए ना, हम एक्सेप्ट नहीं। हमने ओपनली बोला कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग, बिकॉज हमारी ट्रीटी है, वी हैव दिस इंडस वाटर रिवर शेयरिंग ट्रीटी। आप ट्रीटी बैन वो करते हुए जा रहे हो, फिर तब हम बोल रहे हैं कि आप ट्रीटी नहीं फॉलो करोगे तो हम इसको रिवोक कर देते हैं, इसको या तो रीनेगोशिएट कर देते हैं, इसको बंद ही कर देते हैं फिर। बट इसको बंद करना इज नॉट एन इशू, बिकॉज फिर वो विक्टिम कार्ड खेलेगा कि एक हमारे इंडस वाटर ट्रीटी आपने वो भी बंद कर दिया, कल को आप डैम बना रहे हो, कुछ कर रहे हो। अगर बिना ट्रीटी के हम डैम बनाएंगे तब तो ये हर जगह ले जाएगा। फिर एक विक्टिम कार्ड करके बोलेगा कि फिर ये एक अपर राइपेरियन स्टेट है, हमारा पूरा इंडस रिवर पे हमारा एग्रीकल्चर है, ये हमको इस तरह वाटर इज यूजिंग एज अ वेपन। तो हमारा चाइना के साथ ऐसा कुछ नहीं है जब ब्रह्मपुत्र को लेकर। सबसे बड़ा दिक्कत वही है, हमारे पास वो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट ही नहीं है। हमारे पास डेटा तक नहीं मिलता हमको।
कम से कम डेटा तो मिलना चाहिए, क्योंकि असम में बाढ़ बहुत आती है ब्रह्मपुत्र की वजह से, हमको डेटा भी नहीं मिलता। डेटा लेने के लिए हमको $2 मिलियन पे करने पड़ते हैं उनको, उसके बाद सिर्फ एक महीने जब बारिश आती है उसका डेटा देते हैं। वो डेटा भी लैग देते हैं, वो अगस्त में देंगे जून का डेटा। वो तो बड़े घटिया इंसान है। हाँ, सो दिस इज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। बहुत सारा इसमें वायलेशन एंड एवरीथिंग इज देयर, एंड पाकिस्तान इसको भी एक ऐसे डिप्लोमेटिक टूल की तरह यूज़ कर रहा है। 3 बार हमारे अगेंस्ट पीसीए में जजमेंट आ चुका है, बट स्टिल हमने तो ओपनली बोला वी वोंट बी एक्सेप्टिंग दिस थिंग। हम प्रॉब्लम एक तो क्लाइमेट, दैट्स अ जेन्युइन थिंग कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तो पूरा वाटर कोर्स ही चेंज हो चुका है इंडस रिवर का, उस वजह से वी वांट टू रीनेगोशिएट। और दूसरा, इसके टर्म्स बहुत खराब है और सामने वाला इसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। दैट्स वाई वी आर पुशिंग, इसको हम पूरा रीनेगोशिएट करेंगे, दूसरी इंडस वाटर ट्रीटी बनाएंगे। या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल इज देयर इन इंडिया जो बोल रहे हैं इसको रिवोक ही करते हैं। ये दिस इज नॉट वर्किंग, राइट। सो लिखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, पठानकोट में है, शाहपुर कांदली। पंजाब से है क्या कोई यहाँ? आप कहाँ से हो? हरियाणा में कहाँ से? अरे वो इधर दिल्ली के ही हो यार, पड़ोसी तो है भाई। दिल्ली वाले ही हो। सो राइट डाउन इंडस वाटर ट्रीटी। It was signed in 1960 between India and Pakistan. Between India and Pakistan. Brokered by World Bank. The second is objective of the treaty. This is an important thing. Prelims means कहीं भी you can expect कि direct dedicated question of IWT आ सकता है. Objective. The treaty fixes and delimited delimited the rights and obligation of both the countries concerning the use of waters of Indus river system. इसमें लिख लीजिएगा, चेनाब जो है दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम, सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय लेंथ। बाद में सारे चेनाब में मर्ज होते हैं, देन इवेंचुअली चेनाब जो है इंडस में मर्ज होती है। ब्यास और सतलुज का आपको पता होगा, ब्यास सतलुज तो पंजाब में मर्ज जाते हैं, फिर उससे वो इंदिरा गांधी कैनल निकालते हैं। वो कब बना है? इंदिरा गांधी के डेट पता नहीं यार उसकी। नहीं, इसके बाद बना था, इसके तो पक्का बाद में बना था। अरे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है हमारे पास। नहीं, अरे ये तो बिल्कुल प्रॉपर इंडियन टेरिटरी के अंदर। रावी पे हम जो कर रहे हैं अभी, हमने जैसे ये पढ़ा शाहपुर कांदली, दिस इज ऑन द बॉर्डर्स, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे है, तो इसलिए ज़्यादा रोना धोना। एक तो वो भी होता है ना कि एक वो लोकल डायनामिक्स भी होते हैं, जो बिल्कुल वहाँ पंजाब के लोग हैं फिर वो भी बोलते हैं, पंजाब मतलब पाकिस्तान में जो पंजाबी लोग हैं वो बोलेंगे कि हमारा पानी रोक रहा है ये, तो लोकल पॉलिटिक्स को, लोकल डेमोग्राफी को खुश करने के लिए भी ये सब उछालते हैं। हाँ, कल आप वो बोल रहे थे ना, वो उसी साइड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो मैंने चेक किया था, ईस्टर्न साइड। प्रोविजन ऑफ वाटर यूजेज, क्या क्या मिला हुआ है? Provision of water usage. India is allowed unrestricted use. Of eastern rivers of Ravi, Beas and Satluj. Unrestricted use of eastern rivers
of Ravi, Bias and Satluj. Pakistan have total control over western rivers of Indus, Jhelum and Chenab. Next point, India is provided very restricted use India is provided with very restricted use over Indus, Jhelum, Chenab. Indus, Jhelum, Chenab, like irrigation and power generation. Irrigation and power generation. नहीं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स. पानी रोकना नहीं है बस ना, डैम नहीं बनाना पड़ता. बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा सा पावर जनरेट होता है, उससे 200 में किलो वाट का. हाँ, फिर डैम बनाना पड़ेगा आपको. हाँ, इसको स्मॉल हाइड्रो में आता है ये. बट सर ये हमारा कुछ 3.6 mAF वाटर को स्टोर कर सकते हैं. उतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना अलाउड है हमको. वो बहुत छोटा सा होता है, तो उतना क्यूबिक किलोमीटर करीब. और ये कापुर शानली में को जितना अलाउड है, हम शायद हम 1.2 कर रहे हैं, मतलब उसके आधे से भी कम कर रहे हैं. उसमें भी रोना धोना कर रहे हैं वो. बट ये तो सर हमारा हाँ, हमारा राइट है, लीगल है. हम इलीगल काम नहीं करते. हम तो बोल रहे हैं इसको रीनेगोशिएट करेंगे. हम तो क्लियरली बोल रहे हैं वही, मतलब इसको रिपील करके इसको दोबारा बनाएंगे. हमारे मानने से क्या होता है, वो मानने से ना. वो ना फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा इस पर. एक तो वो दिखाया जाता है ना, हम थोड़ा पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली वी आर स्ट्रॉन्गर देन देम, तो वो बुली वाला चीज़ दिखती है कि हम एक इतनी ट्रीटी जो इतने सालों से चल रही है, हम उसको यूनिलैटरली रिवोक कर रहे हैं. हम नहीं भी बोलेंगे तो वो जाके रोएगा हर तरफ. हाँ, तो वो कर रहे हैं ना हम, वो वाली चीज़ें हम कर रहे हैं. जैसे हमने राटल और ये जो बनाया शाहपुर कांदली, ये तभी बनाया था जब पुलवामा हुआ. शाहपुर कांदली को ये 2019 में पुलवामा हुआ, तब इसको हमने वो किया था. और ये अलाउड है, ये हम उतना ही कर रहे हैं जो अलाउड है. अभी तक हम उतना पानी भी नहीं रोक रहे थे जितना हमको मिला हुआ है. हम सब बोलते हैं. हाँ, ये तो एक्सप्लिसिटली यूएन में बोलते हैं कि खून पानी हम एक साथ नहीं बहने देंगे. वो ब्रैकेट में लिखे तो लिख लेना, 85% जो टोटल पानी है वो पाकिस्तान को मिला हुआ है, इसमें 15% पानी हमको मिला है. हम उतना भी नहीं यूटिलाइज करते हैं. और सो जैसे हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, चेनाब ब्रिज वगैरह, उसके लिए ये तो ब्रिज बन रहा है ना, तो पानी थोड़ी रोक रहा है उससे. अभी उसकी कंस्ट्रक्शन कर दी इसको, ब्रिज बना रहा है ऊपर से. देन द नेक्स्ट इसमें the treaty requires creation of permanent Indus commission. Treaty requires creation of permanent Indus commission. Permanent Indus commission with a commissioner from each country to maintain a channel for communication and is required to meet once every year. Required to meet once every year. This is the only
थ्रेड दैट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन. हर साल तो हम खैर नहीं मिलते, बट वी आर मीटिंग वंस एवरी 2 or 3 ईयर. पुलवामा हो गया तो हम नहीं मिले थे. इंडिया से बात होती है? हाँ हाँ, एक बार इस्लामाबाद में होगी, एक बार दिल्ली में होगी. हाँ, जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है, आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ये एक ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के साथ एक तीसरी बॉडी और है. मेजरली सेंट्रल वाटर कमीशन का जो डायरेक्टर होता है यहीं थोड़ी दूर में बैठता है, करोल बाग से थोड़ा सा आगे, तो वो जाते हैं इस्लामाबाद और वहाँ से सिमिलर पर्सन आता है. हाँ, देन फिर इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी एक रीज़न है हम इसको नहीं तोड़ना चाह रहे हैं. हमारे यहाँ 71 की वॉर हुई, ये हुई 71 के वॉर वाले टाइम भी हमारा लोग वहाँ से इस्लामाबाद गए थे. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न हम नहीं तोड़ना चाहते इसको. एक ही लिंकिंग थ्रेड है अभी. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, द फर्स्ट इज यही परमानेंट इंडस कमीशन. पहला डिस्प्यूट तो यहीं रिजॉल्व हो जाना चाहिए. परमानेंट इंडस कमीशन. फिर सेकेंड, न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक. Which will provide binding decisions. इसको अंडरलाइन कर लेना, ये डिसीजंस बाइंडिंग होंगे सारे. न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक which will provide binding decision. ADR आपने पढ़ा होगा, जो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मीडिएशन वाला होता है. इसमें दोनों पार्टी आएगी, वो होगा दोनों पार्टी को बोले, वो मतलब मीडिएट मतलब एक ब्रिज की तरह होगा. फिर उसके जो डिसीजंस होते हैं दे आर लीगली बाइंडिंग. चैलेंज तो खैर अब दुनिया भर की चीज़ कर सकते हो, बट दे आर लीगली बाइंडिंग थिंग. तो ये मीडिएशन के थ्रू ही करते हैं पूरा काम इसमें. देन थर्ड स्टेप, अगर ये भी ना चला, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज देयर. नहीं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अलग होते हैं, इंटरनेशनली. Court of arbitration are there. That determine its own procedure. Its own procedure. That determine its own procedure and take decision by majority vote. ये सब एडहॉक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनते हैं. अगर आपकी लड़ाई हो गई किशन गंगा पे, आपकी लड़ाई हो गई तो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनेगा, सिर्फ किशन गंगा के लिए बनेगा. एंड फिर उसमें 7 मेंबर बॉडी होती है जो वर्ल्ड बैंक वाले अपॉइंट करते हैं, इंटरनेशनल है सारा. फिर वो कुछ नहीं सुनेंगे कि पिछले परमानेंट कमीशन वाले ने क्या बोला, आपके न्यूट्रल ग्रुप ने क्या बोला, आपके कोर्ट ऑफ अपील ने क्या बोला. वो अपना खुद स्क्रैच से सारा स्टार्ट करते हैं. इसलिए वो मतलब प्रीवियस डिसीजंस को बिल्कुल उसमें रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, और फिर ये अपना जजमेंट देते हैं. अब ब्रैकेट में लिख लीजिए 7 मेंबर्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज देयर. Arbitral tribunal is there, constituted by World Bank. Constituted by World Bank. Seven-member arbitral tribunal constituted by World Bank. इंडिया में क्या है अपना रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के लिए? हाँ बोलो. इंटर वाटर काउंसिल, ऐसे कुछ नाम है. इंटर स्टेट काउंसिल है वो. इंटर स्टेट काउंसिल कभी बैठी ही नहीं. कि मोदी जी आए तब से 1 या 2 बार तो हुआ, 1 बार हुआ है शायद. कावेरी रिवर को लेकर. हाँ. सुप्रीम कोर्ट नहीं है. अरे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो यार, पॉलिटी हो गया आप लोगों का. एक्सप्लिसिटली लिखा है जुडिशियल इंटरवेरेंस नहीं होगा इन चीज़ों में, वरना तो थोड़ा सा होगा सब सुप्रीम कोर्ट भाग जाएंगे. ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है. ये बताया कि उसमें नहीं आता. हाँ, एपिलेट जुरिडिक्शन में आप जा सकते हो, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं है. रिवर डिस्प्यूट नहीं आएगा. चलो ये आपको होमवर्क है, सब ढूंढ के लाना. अगर ये स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होगा तो क्या क्या है, कल डिस्कस करेंगे. इंटरस्टेट क्या? इंटरस्टेट काउंसिल इज डिसफंक्शनल. ट्रिब्यूनल होता है इसलिए. हाँ, मैं नाम याद नहीं आता बस. नहीं अभी IR करते हैं, कल करेंगे, आप ढूंढ के आइएगा. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है.
issues. Now, what are the issues with the treaty? नहीं नहीं, NGT कहाँ से आ गया? Issues with the treaty. Pakistan frequent, first issue is Pakistan's frequent opposition to Indian projects, जो उसकी बीमारी है. इसमें फ्रीक्वेंट प्रोजेक्ट्स, जब आपका ज्योग्राफी की मैपिंग और ये सब चुनाव विनाप होगा तो इसमें ये प्रोजेक्ट्स आपको कराए जाएंगे. अब पूरा ज्योग्राफी में यहाँ करा पाना मुश्किल है. IR के लिए टाइम बहुत कम मिला है, तो इतना डाइवर्ट करेंगे तो IR ही रह जाना हमारा फिर. तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं. ऐसे इंटरनेशनली कोई पिच किया जा रहा है इस तरह का प्रोजेक्ट की है तो दैट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपोजिशन इज मेजरली, इसी में इस पॉइंट में द अपोजिशन इज मेजरली of whether the projects fall under the treaty or not. Whether the project fall under treaty or not. रावी नदी तो इंडिया पे है, उस पे भी रो रहा है वो, बिकॉज इट्स जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान पे, पठानकोट पे है ये. अरे सॉरी सॉरी, क्या लिखा हूँ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को उल्टा लिख दिया था मैंने, किशन गंगा झेलम पे है. अभी टोटल शायद 7 या 8 होंगे जो वो कहता है कि डिस्प्यूटेड है बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. देन सेकेंड वन, treaty is unfair for upper riparian state India. Treaty is unfair for upper riparian state India. Upper riparian, ऐसी कुछ स्पेलिंग हो गई. अपर राइपेरियन मतलब ऊपर से पानी नीचे बह रहा है, हम अपर राइपेरियन है और लोअर राइपेरियन है. Treaty is unfair for upper riparian state India because of disproportionate sharing of water. Because of disproportionate sharing of water. Then third point, Pakistan taking exceptional judicial recourses. Exceptional judicial recourses. Without exhausting 3-tier dispute resolution mechanism. Without exhausting 3-tier dispute resolution mechanism. Pakistan opted for Permanent Court of Arbitration. PCA. ये सब हम करेंगे, ये तो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ये सब हम बाद में करेंगे. Pakistan opted for PCA, which rejected
India's claim in 2023 by interpreting the treaty in letters. 2023. By interpreting the treaty in letters. वैसे 2 बार और किया उसने, ऐसे 3 बार हो चुका है ऐसा। हमने तीनों बार वी हैव एक्सप्लिसिटली सेड वी विल नॉट बी रिस्पेक्टिंग द जजमेंट ऑफ पीसीए। वैसे ये भी मीडिएशन से होता है पीसीए। मीडिएशन मतलब एक तो होता है नॉर्मल कोर्ट वाली प्रोसीजर, कानून में ये लिखा है, कानून ने ये बोला, तुमको ये मानना पड़ेगा। और मीडिएशन होता है कानून वानून जब हार्ड में, ये हम एक प्रिंसिपल, ये लॉ, ये क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इन सब चीज़ों से नेचुरली हम देखेंगे क्या प्रैक्टिकल हो सकता है, क्या प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। एक मध्यस्थता जिसको बोलते हैं, मीडिएट करके हम ले आएंगे, दैट इज लीगली बाइंडिंग। और लीगली बाइंडिंग आप चीज़ चैलेंज भी नहीं कर सकते। हमने फिर भी बोला वी वोंट बी एक्सेप्टिंग दैट थिंग। तुम तो इन दिस ऑर्डर टीटी वायलेट कर रहे हो। टीटी में कुछ लिखा है, वो पीसीए लेके जा रहा है उसको। और पीसीए में भी देयर इज नाउ चाइनीज प्रेजेंस इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, और वो भी एक रीजन है कि उसको पीसीए लेके जा रहा है। 2 सिटिंग में पीसीए वाला भी कह दे रहा है कि ये इलीगल है, इसको हटाओ यहाँ से। देन थर्ड इसमें जो है, ये भी इज वेरी जेन्युइन कंसर्न कि देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। थर्ड नहीं, फोर्थ होगा ना। हाँ, there is a genuine concern of climate change which have altered the water flow and river course there is new threat of extreme droughts and floods. कुछ ये मैं भूल गया। झेलम की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे काबुल से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं। काबुल नदी भी एक किसी की इंदस की वो है, तो काबुल से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं, वो सूख रही हैं। फिर उससे झेलम पे फ़र्क पड़ रहा है। और फ्लड तो खैर इंदस में आ ही रहे हैं। 2022 में आया था ना शायद, एक बहुत बड़ा फ्लड आया था पाकिस्तान में। उसमें शायद 6 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस किया गया उन्होंने। 3 या 6 करोड़ लोगों को डिस्प्लेस किया। 3 करोड़ लोग उन्होंने हटाया गया ज़मीन, क्योंकि इतना फ्लड आया था। वो भी एक रीज़न है कि अब इन दिस वाटर ट्रीटी को वी हैव टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट्स ऑल्सो। क्या लिख रहे थे, मैं भूल गया मैं। Extreme drought and floods. उससे There is a new threat of extreme drought and हाँ, there is new threats of extreme drought and flood which is not been acknowledged under in this water treaty. Which is not acknowledged under in this water treaty. एंड माइनर पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ये 4 जो हैं दीज आर द मेजर पॉइंट्स। और माइनर पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि डेटा शेयरिंग इज़ नॉट प्रॉपर। एक ही लाइन में लिख देते हैं, प्रॉपर डेटा शेयरिंग इज़ नॉट देयर। पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आता डेटा, वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा बनाने कैसे। सो डेटा शेयरिंग इज प्रॉपर, डेटा शेयरिंग इज नॉट देयर। एंड परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स causes hindrance in working of the treaty. मतलब जब पुलवामा हुआ था तो 1 या 2 साल तक नहीं, 1 साल तो पक्का नहीं मिले थे। 1 साल स्किप हुआ था। और उसके जब ये पार्लियामेंट अटैक होता है तो भी 1 साल स्किप हुआ था। तो ऐसे हर साल मिलना होता है। तो वैसे तो हम 6 महीने में मिल देते हैं, साल में 2 बार मिलते हैं, बट कभी कभी स्किप होता है ये। एंड थर्ड, तब 1960 में हुआ था, तब हाइड्रोलॉजिकल और ये फ्लूअल डेटा इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। तो इसमें उतना स्ट्रिक्ट टेक्निकल इंटरप्रिटेशंस आर नॉट देयर। तो उनमें जिस तरह के टर्म्स हैं उसमें वाइड इंटरप्रिटेशंस आर देयर। जैसे अभी हमने बोला कि अगर, अच्छा इसके हमने डिस्कस नहीं किया, अब काली रिवर ऐसे है
जो महाकाली रिवर, जो इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर है। अब होता क्या है कि हिमालयन रिवर का वाटर कोर्स बहुत इराडिकली चेंज हो रहा है, क्योंकि कभी कभी तो हिमालय सूख रहे हैं, ये ग्लेशियर सूख रहे हैं, उस वजह से वाटर डिस्चार्ज बहुत स्ट्रांग होता है। डिस्चार्ज स्ट्रांग होने की वजह से होगा क्या कि इनका इरोजन ज़्यादा होगा, तो इनका जो ये है बेसिन एरिया वो बढ़ता चला जाता है, इनका फ्लड प्लेन भी बढ़ता चला जाता है। अब सडनली होता क्या है, फ्लड प्लेन इनके बढ़ गए, किसी साल मानसून नहीं आया, एल नीनो बहुत ही स्ट्रांग हो गया, वो भी पॉजिटिव आईओडी के साथ। आजकल बहुत कॉमन है, हर साल एल नीनो आ रहे हैं, हर 2 साल एल नीनो आते हैं, फिर 3 साल लानीना आता है, फिर एल नीनो आता है। पहले 5 साल में एक एल नीनो एक लानीना आया करता था। तो एल नीनो बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव आईओडी के साथ बारिश ही नहीं आई, और फ्लड प्लेन इतने बड़े हो गए। फ्लड प्लेन मतलब वो जो एरिया जहाँ पे नदी बह सकती है, फिर नदी शिफ्ट करने लगती है, तो इस वजह से वो रिवर कोर्स शिफ्ट होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। ये चीज़ उन्होंने अकोमोडेट नहीं कर रखी थी 1960 में, और वो जो ये टेक्निकल अकोमोडेशन अब करने की जरूरत है, वो सब अकोमोडेट नहीं करते, तो फिर वाइड इंटरप्रिटेशन होने शुरू हो जाएंगे कि ये पानी वहाँ का बहने लगा, ये पानी हमारा है, वो पानी तुम्हारा है, उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो इसलिए भी दिस इज अनदर रीजन कि हमें रीनेगोशिएट करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पूरा उसका डायनामिक्स ही चेंज हो गया इन दिस रिवर का। वो क्लाइमेट चेंज उस जमाने में था ही नहीं, तो हमने ट्रीटी में अकोमोडेट नहीं कर रखा। वो एक पंक्ति में इसको हम लिख लेंगे, टेक्निकल न्यूएंसेस especially pertaining to climate change, technical nuances especially pertaining to climate change are not acknowledged under the treaty, which may lead to wide-ranging conflicting interpretations. Which may lead to wide-ranging conflicting interpretations. इसमें हम क्या कर सकते हैं? The solutions over here. Need of the hour is we need to renegotiate. We need to revisit, and bilaterally we need to completely renegotiate the treaty. Treaty has surpassed its जितने भी उसके objectives थे, समय बदल गया, climate change भी हो गया, और इंडिया पाकिस्तान के डायनामिक्स भी चेंज हो गए। तो मतलब दिस इज नीड ऑफ द आवर, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर। पूरी ट्रीटी हम रीनेगोशिएट करेंगे, और जब तक वो नहीं हो रहा, तो परमानेंट ये जो इंडस कमीशन उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। परमानेंट इंडस कमीशन में टेक्निकल लोग कम है। इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है हमारा, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आपको पता होगा, तो वहाँ से उसके डायरेक्टर बनते हैं, तो वो तो फिर भी टेक्निकल हैं। उसके अलावा कोई हाइड्रोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई ये हमारा टोपोग्राफिकल जो ये जियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो सब नहीं होते वहाँ पे। बाकी सब ये एडमिनिस्ट्रेशन से लोग जाते हैं, आईएएस जाते हैं। तो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वीक ओवर देयर, और अभी टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि पूरा इंडस ही बदलती जा रही है हर दिन। तो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट देयर, और इंडस वाटर कमीशन में उतनी पावर्स नहीं है कि इंडस वाटर, हमने बोला था जो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी और सीओए है, दैट हैव लीगली बाइंडिंग जजमेंट्स। परमानेंट कमीशन की कोई लीगली बाइंडिंग जजमेंट नहीं है, कोई नहीं सुनता। आज आप जजमेंट दो, कल चैलेंज हो जाएगी वो, तब तक वो करने की जरूरत है। नीड ऑफ द आवर तो ये बदलेगा, बदलना चाहिए। वेरी स्ट्रिक्ट आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। नीड ऑफ द आवर इज दैट अभी हमें ट्रीटी चेंज करनी है पूरी, और ट्रीटी में ये एग्जिट क्लॉज, ऐसी ट्रीटी में दैट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, ट्रीटी में एग्जिट क्लॉज दे रखा है। एग्जिट क्लॉज मतलब कि देयर आर सर्टेन कंडीशन, सर्टेन क्लॉजेस, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं, सामने वाला मान नहीं रहा, वो वायलेट कर रहा है, वो ये कर रहा है, यू कैन एग्जिट द ट्रीटी। तो दैट्स इज ऑल्सो अंडर द ये जो रिकोर्स है हमारा कि हम ट्रीटी छोड़ देंगे, दैट्स ऑल्सो लीगल थिंग, ट्रीटी के अंदर ही लिखा है, यू कैन इवन एग्जिट द ट्रीटी। तो हम बहुत कानूनी लोग हैं, हम ऐसे गलत काम नहीं करते। सो सॉल्यूशंस में द फर्स्ट इज रिविजिटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। इसको एक्सप्लेन एक लाइन में इसको लिख लेते हैं। वाटर शेयरिंग इज नॉट इक्विटेबल, वाटर शेयरिंग इज नॉट इक्विटेबल, climate change has not taken into account, water table is not equitable, climate change is not taken into account, and there is violation of the treaty by Pakistan.
इन कारणों से हमको रिविजिट करनी है। सेकेंड पॉइंट, इन दिस परमानेंट इंडस वाटर कमीशन, permanent Indus Water Commission should be empowered to provide legally binding decisions uninfluenced by political situation, uninfluenced by political situation. इसी में लिख लेना, इसी पॉइंट में, Indus Water Commission should also get representation from scientific experts. Indus Water Commission should also get representation from Indus Water Commission should also get representation from scientific experts. और जब तक नई ट्रीटी नहीं आती तो कम से कम क्लाइमेट चेंज शुड बी एक्नॉलेज विद इन दिस थिंग। तो एक लाइन में बस, क्लाइमेट चेंज शुड बी एक्नॉलेज्ड climate change should be acknowledged and there should be an open transparent comprehensive data sharing practice बहुत डिटेल में हमने पूरा इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस कर लिया। हाँ, एक बस छोटा सा इसमें पाकिस्तान में और बच्चा है ट्रेड। कल परसों मेरे को ध्यान है मैंने कुछ गलत बोला था उसमें, 2019 में पुलवामा में वी हैव सीज द ट्रेड, मेरे को ध्यान है ये मैंने बोला था। ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम्प्लीटली ये स्टॉप एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग विद पाकिस्तान, पूरा बंद कर रखा है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन जो हमने दिया था, वी हैव प्रोवाइडेड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इन 1996। 1995 में WTO बन गया था, अगले साल हमने पाकिस्तान को दे दिया था। पाकिस्तान ने हमको दिया नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस, 2010 में उसने हमको दिया था, when the SAARC summit was there। 2019 में we have revoked our MFN also। जब हमने ट्रेड बंद किया तो उसके अगले 2 महीने में हमने MFN भी हटा दिया। 2019 जब पुलवामा हुआ था। शॉर्ट में समझा सकते हो दोनों क्या मतलब डिफाइन कर सकते हैं, पता नहीं है दोनों के बारे में। MFN का मतलब होता है, तुमने कल की क्लास नहीं सुनी थी, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब कि अगर आपका कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो किसी दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट, आपको कस्टम ड्यूटी आप रेस कर सकते हो, दैट्स माई राइट। अगर मेरे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट आ रहा है, मैं कस्टम ड्यूटी रेस कर सकता हूँ। कस्टम ड्यूटी अगर एक बार आपने रेस कर दी कि आपका 10 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने 10% कस्टम ड्यूटी लगा दी, तो देश में वो 11 रुपये का बिकेगा। 11 रुपये सर टैक्स, उसका जो प्राइस टैग लगेगा, उसके बाद आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट में और चाइनीज़ प्रोडक्ट में। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट में, उसकी FDI में, उसकी ई-कॉमर्स में, कहीं भी आप उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देन यू हैव टू दिस थिंग ट्रीट द प्रोडक्ट एज द नेशनल प्रोडक्ट ओनली। वो मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है। वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस सेम चीज़ है, बस वो हमको फेवर्ड नेशन नहीं बोलना चाह रहा पाकिस्तान, तो उसने नया नाम। जो आपने बोला मैंने सेकंड वाले के लिए समझ लिया था, फर्स्ट वाले का दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो 2019 में वी हैव रिवोक्ड MFN ऑल्सो। इंडिया ने पाकिस्तान का MFN भी रिवोक कर रखा है हमने। और ट्रेड कुछ नहीं है, पहले जो ट्रेड होता था दैट वाज आल्सो ट्यून ऑफ $1 to $2 बिलियन। 2019 तक इतना ही रहता था, दैट इज नथिंग, और वो भी बंद हो गया। अब ट्रेड के नाम पे अभी इलीगल गन बिकती है बस। किस चीज़ पे? इंडस के लिए हमारे चाइना के साथ कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, कोई इंडस कुछ नहीं है हमारा। हमारा रिवर शेयरिंग वो भी नहीं है, रिवर डेटा भी नहीं मिलता हमको। बना रहा है वो, हाँ इंडस पे भी डैम बना रहा है वो। बांग्लादेश के साथ कुछ, हाँ बांग्लादेश के साथ वी हैव 54 रिवर्स, 2 को छोड़ के सबके साथ वी हैव रिवर वाटर एग्रीमेंट, तीस्ता और गंगा। अरे तो पूरा गंगा वहाँ से बह के आ रही है, और नॉर्थ ईस्ट से भी सारी नदियाँ वहीं जाती है बांग्लादेश में। हाँ
चाहे गंगा हमारे यहाँ पर पोल्यूटेड हो जाता है, हम उसके ऊपर भी डैम बना देते हैं वो लोग। कौन, पाकिस्तानी? चाइना। चाइना वाले?